देखो चैप्टर का नाम क्या दिया तुमको, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो हमको स्टडी करना है उसमें जो फोटो वर्ड हम उसको क्या डिफाइन कर रहे हैं, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टुगेदर, मतलब लाइट टुगेदर, मतलब ये जो लाइट प्रेजेंट है वो कौन से फॉर्म में लाइट हमारे पास प्रेजेंट है, सन है, सन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना तुम्हारा, सन ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन से हमको क्या मिल रहा है, सोलर एनर्जी, फॉर एग्जांपल सनलाइट, और वही तुम्हारा क्या है, सोलर एनर्जी। ये जो तुम्हारे पास सोलर एनर्जी मिल रहा है हमको उसको किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। देखो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगा उसी का नाम है पिगमेंट्स। उस वर्ड को क्या याद रखोगे तुम, पिगमेंट्स। अब देखो पिगमेंट्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट है, ऐसा हमने पहले स्टडी भी कर लिया दूसरे चैप्टर में। सेल एंड सेल ऑर्गेनेल में हमने स्टडी किया, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें कुछ पिगमेंट्स के नाम है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, और साथ में आगे बैक्टीरिया क्लोरोफिल, वो सब और भी बहुत सारे प्रेजेंट रहेंगे। अब इनके अलावा क्रोमोप्लास्ट के भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है। क्रोमोप्लास्ट वर्ड का मतलब मालूम रहेगा, उसमें भी पिगमेंट्स होते हैं। उसमें दो पिगमेंट्स का हम नाम ले रहे हैं, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स। किसके बारे में याद रखोगे, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स। देखो फिलहाल में इतना फोकस करो, सन ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो सन ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें कौन सी एनर्जी हमें प्रेजेंट है, सोलर एनर्जी। उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल एनर्जी में। डायरेक्टली सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, तो हम किसके मदद से करेंगे उसको, विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट कौन से प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। इसमें से जो तुम्हारा क्लोरोफिल ए है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और साथ में एसेंशियल है। क्या है वो, एसेंशियल। मतलब ये हर और जिधर भी फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे उसमें हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा, तुम्हारे पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहेगा। और क्लोरोफिल ए के पास ही वो पावर है, वो क्या कन्वर्ट करेगा, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में। पहला टॉपिक तुमको समझा क्या है, चैप्टर में तुमको यही स्टडी करना है कि सन ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको क्यों बोला गया, सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो जहाँ पे तुमने पहले कभी पढ़ा रहेगा, इधर लिख के दिया है प्राइमरी प्रोड्यूसर, एक वर्ड आएगा बुक में, लिख के दिया है प्राइमरी प्रोड्यूसर। हमने बहुत पहले कभी प्रोड्यूसर को पढ़ा रहेगा ईवीएस वाले टॉपिक में। प्रोड्यूसर मीन्स क्या होता है, प्लांट होता है ना, फिर उसको जो कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह। तो यहाँ पे एक वर्ड लिख के दे दिया प्राइमरी प्रोड्यूसर। और प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, प्लांट को सबसे मेन चीज़ क्या चाहिए, सन। मतलब सन से क्या चाहिए, सनलाइट। सनलाइट जो उनको मिलेगा वही सनलाइट उनको क्या देगा, सोलर एनर्जी। जब वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, इसी का यूज़ करके वो क्या बना लेंगे, अपना फूड बना लेंगे। अभी तक तुमने ये स्टडी किया है। प्लांट का जो फूड है वो तुमको मालूम है कि प्लांट का फूड क्या है, ग्लूकोज है। क्या ऐसा कभी पहले पढ़ा है कि डेफिनेशन में, या तो कहीं पे पहले 10th 8 9 10 में सुना रहेगा कि ये जो प्लांट का जो फूड है जो कि ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज तुमको डायरेक्टली दिखता है क्या। समझो अगर मैंने कोई रिएक्शन किया, समझो मैंने तुमको फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ही बता दिया, तो क्या मेरे को मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट अगर कोई देखने के लिए मिलेगा फोटोसिंथेसिस के बाद, क्या वो ग्लूकोज होगा क्या। समझो अगर मैंने ऐसा एक एग्जांपल लिया, क्लोरोप्लास्ट का मैंने एक एग्जांपल ले लिया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ऐसा मैंने तुमको भी एग्जांपल दिया है। अब मैं बताऊंगा लास्ट में किधर प्रेजेंट है। ऐसा याद रखो कि इसके अंदर एक मैकेनिज्म हुआ ग्रैना के अंदर, और यहाँ पे तुम्हारे पास प्रेजेंट हो गया। सपोज यहाँ पे ग्लूकोज बन गया रहेगा, तो क्या वो ग्लूकोज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्या, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्योंकि लीफ है, लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लियर है कि नहीं। अभी समझो जो लीफ है वो ग्रीन कलर का है, उसका रीज़न ही वही है क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होने का रीज़न है, बाकी के भी प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मेन रीज़न क्या है, तुम्हारे पास क्लोरोफिल है। फिर ये तुमसे पूछा गया कि सपोज अगर फूड बन गया, वो फूड का नाम तुम क्या बताते हो, ग्लूकोज। तो क्या हमको ग्लूकोज देखने के लिए मिलता है क्या प्लांट के अंदर। अगर समझो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिएक्शन कंप्लीट हुआ, क्या लीफ के अंदर हमको ग्लूकोज देखने के लिए मिला, कभी नहीं मिला। हम डायरेक्टली देखते किसको है, स्टार्च। हमको ऑब्जर्वेशन किसका देखने के लिए मिलता है, स्टार्च। मतलब स्टार्च ऐसे स्टोर्ड होकर तुमको मिलेगा। ग्लूकोज तो बना, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ा ट्रांसपोर्ट क्या हुआ। तुमको ये पहले बताया गया है, ग्लूकोज बनता है, अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होगा, सुक्रोज, क्लियर है। और जो स्टोर्ड होगा वो क्या रहेगा, जो स्टोर्ड हुआ वो क्या तुम्हारे पास, स्टार्च प्रेजेंट। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या। जब मैं तुमको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे कहीं पे भी ग्लूकोज को डायरेक्टली लिख के दूंगा कि तुमको ये विजिबल है। वो टाइम पे तुमको जो विजिबल हुआ देखने के लिए मिला वो क्या था, तुम्हारा स्टार्च था। ग्लूकोज बना ये रिएक्शन के थ्रू में, हमको क्लियर है। जब तुम उसका रिएक्शन पढ़ोगे, मैं तुमको इसकी सेकंड पेज पे बताऊंगा, उससे तुमको क्लियर हो जाएगा कि क्या बनता है, ग्लूकोज। लेकिन ट्रांसपोर्ट हमेशा सक्रोज हुआ है। और जब हमने उसको विजिबली के थ्रू में देखा कि हमको मिल रहा क्या है, स्टोर फॉर्म में, तो क्या मिला, वो स्टार्च मिला। तो तुमको एक टॉपिक ये भी याद रखना है। अब देखो और एक टॉपिक देख लो इसी में,
सपोज फोटोसिंथेसिस अगर मैंने ऐसा वर्ड यूज़ किया तो इसको करने के लिए मेरे को क्या क्या चीज़ नेसेसिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी सबसे पहले एक वर्ड बताया था कि यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, सनलाइट। ये लाइट का एग्जांपल ले लिया। सेकंड एक CO2 का एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं। हाँ, लाइट का एग्जांपल लिया और एक CO2 का एग्जांपल लिया जा रहा है। टेम्परेचर भी है, लेकिन ऐसे कुछ लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर वर्ड का मतलब है क्या, उनके बिना नहीं हो पाएगा फोटोसिंथेसिस। बाकी कुछ ऐसा है कि सपोज टेम्परेचर का मैं एग्जांपल, अगर सपोज मैं यहाँ पे वाटर भी लिख देता, लेकिन वाटर कितना चाहिए मालूम है, ओनली 1% चाहिए। अगर 1% वाटर भी मिल जाता है प्लांट को, तो प्लांट अपना क्या कंप्लीट कर लेगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। अभी मैं बोलूँ CO2 नहीं मिलेगा, तो CO2 एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है, 0.3% में प्रेजेंट है। 0.03 भी तुमने पढ़ा रहेगा। तो ये जो प्रेजेंट है ये बहुत कम प्रेजेंट है, लेकिन हमको CO2 क्या है, एसेंशियल है। उसके बिना हमारा कंप्लीट नहीं होने साइकिल। देखो यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है और लाइट भी एसेंशियल है कि नहीं। इसके लिए बहुत सारी थियरीज किया गया ये कंफर्म करने के लिए क्या ये चीज़ नेसेसिटी है कि नहीं। मतलब कंफर्म करने के लिए क्या किया हमने, क्या लाइट एसेंशियल है, हमको ये चेक करना था। क्या CO2 एसेंशियल है, क्या, हमको ये भी चेक करना था। क्लियर रहेगा। तो हमने देखो किया क्या, सबसे पहले हमने एक लीफ लिया। हमने क्या लिया, एक लीफ। अब जरा देखो लीफ के अंदर अच्छे से फोकस कर लो, तुमको डिटेल बता दो कि एग्जैक्टली हमको पूरे टॉपिक में क्या स्टडी करना है। ये तुम्हारे पास लीफ प्रेजेंट है। अब याद रखना उसमें वीन्स, मिलनेट्स वो सब प्रेजेंट रहते हैं। अब इस लीफ के अंदर कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है क्या। अब समझो इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे कहीं पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहेगा। मालूम रहेगा ना तुमको, लीफ के सरफेस एरिया पे क्या प्रेजेंट रहता है, स्टोमेटा। उसका डिटेल स्ट्रक्चर और कुछ होता है। अगर तुम ऐसा देखोगे तो एपिडर्मिस का लेयर है, ऊपर क्या प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस। नीचे देखोगे तो क्या प्रेजेंट है, लोअर एपिडर्मिस। मतलब अपर वाला अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे जो प्रेजेंट है वो क्या रहेगा, लोअर एपिडर्मिस। तो तुम्हारे पास ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल किसके सेल है, एपिडर्मल। ऐसा याद रखो कि एपिडर्मिस है। ये कौन सा एपिडर्मिस है, अपर, और ये वाला क्या है, लोअर। ये अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला क्या रहेगा, लोअर एपिडर्मिस। प्लांट के अंदर जो लीफ है उसके पास एक सेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है मीजोफिल सेल। क्या नाम याद रखोगे, मीजोफिल सेल। सेल का नाम याद रखो, कौन सा सेल है, मीजोफिल सेल। सेम ऐसे और एक टाइप का एक सेल प्रेजेंट जिसका नाम है बंडल शीट सेल। क्या नाम याद रखोगे, बंडल शीट सेल। फोकस करो जरा बोर्ड पे, क्या क्या चीज़ तुमको बताया गया। तुम्हारे सामने फोटोसिंथेसिस वर्ड लिखा है, यहाँ पे लिख दिया लाइट, यहाँ पे नीचे लिख दिया CO2। तुमको ये कंफर्मेशन करना है कि अगर लाइट नहीं रहेगा तो क्या फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो सकता है या नहीं। पहले हमको नहीं मालूम था, फिर हमने क्या सोचा, हम कंफर्म करके लेंगे। ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे वो कंफर्मेशन आया लास्ट में कि लाइट क्या है, एसेंशियल है। सेम ऐसी कंफर्मेशन हमने किसके लिए किया, CO2 के लिए किया कि CO2 ज़रूरी है या नहीं है। क्योंकि ऐसा इमेजिनेशन है, बच्चों का इमेजिनेशन क्या है, सपोज ए प्लांट सेल है, वो माइंड में क्या सोचते हैं कि यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, माइटो। माइटो मतलब मालूम रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वो सोचते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन तो वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, CO2 प्रेजेंट है। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे तुम्हारे पास सपोज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो क्या ऐसा थिंकिंग कर सकते हैं क्या, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया जो CO2 रिलीज कर रहा है वो CO2 ये यूज़ कर ले। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि ये CO2 को तुम डायरेक्टली यूज़ करो, अपना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करो। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होता हमारे लिए। हमको क्या चाहिए, बाहर से स्टोमेटा से जो तुमको बाहर से एटमॉस्फेरिक जो CO2 है तुमको वो चाहिए। उससे सफिशिएंटली क्या हो जाएगा, हम रिएक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं और हमको ग्लूकोज ऐसे बाय प्रोडक्ट मिलेगा जो कि प्लांट का क्या रहेगा, फूड रहेगा। अब हमने इसमें स्टडी क्या किया, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था और साथ में प्रेजेंट क्या है, स्टोमेटा। अब एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइट का एग्जाम्पल लेते जरा, देखो एक ध्यान दो। सपोज लाइट भी एसेंशियल है और साथ में मैंने इधर बाजू में क्या लिख दिया है, CO2 भी एसेंशियल है। अब अगर इस लीफ के सरफेस पे तुम अच्छे से ऑब्जर्वेशन करोगे तो ऐसा इमेजिन करो कि ये जो हाफ पार्ट है, पूरा लीफ फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही, ये तो कॉमन है। लेकिन सपोज इस हाफ पार्ट को मैंने किसी चीज़ से कवर कर दिया, यहाँ पे किसी पेपर से इसको क्या कर दिया, मैंने कवर कर दिया। अब जरा ध्यान देना, अब लीफ के हाफ पार्ट को हमने पेपर से कवर कर लिया, लेकिन ये वाला पार्ट अभी भी रिमेनिंग है। ये पार्ट दिख रहा है, इसके पास तो अभी भी क्लोरोप्लास्ट वगैरह वो सब चीज़ प्रेजेंट रहेगा, और ये पार्ट भी तुम्हारे पास अभी भी बचा हुआ है। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या। तो ये जो दोनों भी हाफ पार्ट प्रेजेंट है, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन था कि हम ये चेक करेंगे कि पहले एक बीच में पेपर रख देंगे लीफ के ऊपर, ये साइड भी ओपन रखेंगे और ये साइड वाला भी पार्ट क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। फिर हम इनको सनलाइट के नेचर में लाएंगे। सपोज अगर जैसी सनलाइट आएगा, अभी समझो ऐसा इमेजिन करो कि ये प्लांट के ऊपर का स्टोरी है। समझो ये पॉटेड प्लांट का ही है क्या, ऐसा याद रखना कि एक लीफ है, लीफ पे हम ऐसा रिसर्च कर रहे हैं। अब अगर सपोज इस पर ब्लैक पेपर ऐसा लगा दिया, ये दोनों साइड ओपन है लेकिन खाली मिडल में पेपर प्रेजेंट है। जब हमने बाद में ऑब्जर्वेशन किया कुछ टाइम पीरियड के बाद, सनलाइट वगैरह इसको मिला, वाटर तो नीचे से मिल रही था, क्लियर है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड आया रहेगा, हर एक चीज़ आया, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। अगर सपोज इसमें फोटोसिंथेसिस क्या हुआ,
कंप्लीट हुआ। तो हम कैसा चेक करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया है? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है। देखो तुमने अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि ग्लूकोज बन गया तो तुम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा बताया नहीं ना। हमको क्या चेक करना है? स्टार्च। स्टार्च को देखा गया, ब्लैक और ब्लू ऐसा एक कलर का नाम दिया है। हम किसका यूज़ करते थे? जरा ध्यान दो, आयोडीन का एग्जाम्पल लेंगे। अब देखो जरा बोर्ड पर जैसे फोकस करो, तुम्हारे पास लीफ प्रेजेंट था। ये लीफ किसके साथ में प्रेजेंट था? तुमको मैंने बताया पॉटेड प्लांट का ही लीफ है, ऐसा एग्जाम्पल लो। इस लीफ को क्या किया गया था? हाफ पार्ट में कवर किया गया था। ये वाला पोर्शन ने क्या कंप्लीट कर दिया? फोटोसिंथेसिस इसने कंप्लीट किया। और ये वाले पोर्शन ने भी क्या किया? फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया। अब जैसे ही हम लोग ने इसको आयोडीन के कांटेक्ट में लाया, सपोज इस लीफ को आयोडीन के बीकर में डाला, तो हमने ऐसा देखा है कि आयोडीन का टेस्ट किया जाता है स्टार्च कंफर्म करने के लिए। किस चीज़ का टेस्ट करते हैं हम? अगर स्टार्च को कंफर्म करना है तो हम किसका टेस्ट करेंगे? आयोडीन। अगर आयोडीन का हमने टेस्ट किया तो हमको मालूम पड़ा कि ये जो लीफ है, इस लीफ में हाफ पार्ट में तो हमको दिख रहा है कलर्स चेंजेस में, जो तुमको मैंने लिखा ना ब्लू और ब्लैक कलर, ऐसा तुमको कलर चेंजेस देखने के लिए मिला। किसमें? ये वाले रीजन में, जहाँ पे क्या हुआ है? फोटोसिंथेसिस हुआ है। इससे ये कंफर्म हो गया ना कि यहाँ पे क्या बन गया रहेगा? स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ रहेगा ना। हम डायरेक्टली ग्लूकोज का कंफर्मेशन टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमको ग्लूकोज विजिबल ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं? हमको जो स्टोर्ड फॉर्म में मिल रहा है वो क्या था? स्टार्च। तो हम डायरेक्टली टेस्ट किसका करेंगे? स्टार्च का। तो जब हमने स्टार्च का टेस्ट किया तो हमने किसका यूज़ किया? आयोडीन। आयोडीन का जब यूज़ किया तो हमको मालूम पड़ा कि जो हाफ पार्ट है वहाँ पे कलर दिखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो पोर्शन ने फोटोसिंथेसिस किया ही नहीं किया रहेगा ना ये पोर्शन ने फोटोसिंथेसिस। अगर इसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया तो इसका मेन रीज़न ये हुआ कि लाइट एसेंशियल है। अगर लाइट इसको नहीं मिलेगा तो क्या फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट था? क्लियर है क्या? टॉपिक समझ में आ रहे? लास्ट में तुमको घुमा फिरा के सबका नाम भी बताऊंगा क्या है, लेकिन इसमें समझो तुम लोग अभी कन्फ्यूज हो गए। सबसे पहले ध्यान देना कि लीफ में सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने ये कंफर्म कर लिया कि लाइट क्या है? एसेंशियल है। सेम ऐसे अगर हम CO2 का भी एग्जाम्पल ले बाई चांस, अब सपोज मेरे को ऐसा बोलो कि CO2 एसेंशियल है कि नहीं? क्या CO2 एसेंशियल है? अगर मैं एग्जांपल लूँ CO2 का, तो क्या CO2 एसेंशियल होता है क्या प्लांट के लिए? अगर है तो किस रीज़न से तुम लोग इसका एग्जांपल दोगे? सपोज अगर मैंने बोला कि अगर मेरे को CO2 ही नहीं मिला तो क्या रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगा? क्या नहीं। तुमको एक थियरी बताता हूँ। पहले ऐसा मानते थे, एक रिएक्शन देख लो फिर उसके बाद तुमको स्टोरी समझेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया CO2 प्लस लिख दिया H2O, क्या बन के मिलने का चांसेस है? मेरे को बताओ। एक फार्मूला तुमने स्टडी किया है, कौन सा वाला मालूम है? कार्बोहाइड्रेट में तुमको मैंने जनरल फार्मूला सिखाया। इधर क्या प्रेजेंट है? CH2O। देखो क्या क्या चीज़ चले गया तुम्हारे पास। ये C चले गया, ये दोनों H चले गया और साथ में एक O चले गया। बचा क्या तुम्हारे पास? O2। रिएक्शन को अच्छे से जरा फोकस करो। मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या लिया है? वाटर। मेरे को बन के क्या मिला? इसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ये क्या है तुम्हारा मालूम है? मोनोसैकेराइड्स। अब ये मत पूछना कि मोनोसैकेराइड्स क्या है, मतलब उसका एक फॉर्मूला है मोनोसैकेराइड्स का। समझो मेरे को कार्बोहाइड्रेट बन के मिला और साथ में क्या रिमूव है? ऑक्सीजन। हमारा पूरा चैप्टर का स्टोरी तो यही है, हमको चाहिए ऑक्सीजन। हम प्लांट को क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये मालूम है कि हमको जो ऑक्सीजन मिलने वाला है वो प्लांट देगा बाय प्रोसेस कौन सा कंप्लीट करके? फोटोसिंथेसिस। और ये जो O2 मिलेगा ये फ्री ऑक्सीजन है, इसी को हम क्या कर सकते हैं? इनहेल। उसके अलावा दूसरा कोई भी ऑक्सीजन को हम इनहेल नहीं कर सकते। तो टॉपिक ही वही था। सपोज अगर CO2 मेरे पास प्रेजेंट था और यहाँ पे H2O भी प्रेजेंट था, पहले के लोग क्या इमेजिन कर रहे थे कि ये जो O2 मिला है वो किससे बन के आया है? ये O2 CO2 का पार्ट है। क्लियर है कि नहीं? जबकि ऐसा नहीं है। हमको पढ़ना क्या है मालूम पूरे चैप्टर में? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या पढ़ोगे? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्या पढ़ना है तुमको? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से ये कंफर्म होगा कि जो वाटर से ब्रेक डाउन होकर जो निकलेगा वो तुम्हारा ऑक्सीजन रहेगा। क्लियर है क्या? एक ऐसी रिएक्शन उन्होंने बता दिया, लेकिन ये रिएक्शन कंफर्म रिएक्शन नहीं है। हमको क्या स्टडी करना है कि जो वाटर से ब्रेक डाउन होकर हमको जो ऑक्सीजन मिलने वाला है स्प्लिट होने के बाद, वही ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं? इनहेल कर सकते हैं। पहले के लोगों का ऐसा मानना था, इसके लिए उसको डिस्प्रूव किया गया। बाद में हमको मालूम पड़ा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे जो रिमूव होता है वो क्या है तुम्हारा रहेगा? O2। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या? एक रिएक्शन और अगर तुम फोटोसिंथेसिस का देखोगे, तुमने ये स्टडी किया रहेगा। देखो 6CO2, कितना कार्बन है इधर? कार्बन कितना मेरे को बताओ। अगर सपोज मेरे पास कार्बन 6 है, इसको 6 कार्बन कैसा लेने का था? मेरे को कैसा मालूम पड़ा कि सपोज मेरे को लेना 6 कार्बन है? जब हम आगे साइकिल्स को कंप्लीट करेंगे, जब स्टडी करेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा कि हमको एक मॉलिक्यूल नहीं चाहिए कार्बन का,
हमको कितना मॉलिक्यूल चाहिए, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के, जिससे हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाएंगे। क्योंकि ग्लूकोज का अगर तुम फार्मूला देखोगे तो क्या है ग्लूकोज का फार्मूला, C6H12O6। C6H12O6 में एक कार्बन है क्या, नहीं है। वो तो बोलते हैं कि मेरे नाम में मोनोसैकेराइड्स भले हो, लेकिन मेरे पास प्रेजेंट कितने कार्बन है, 6 कार्बन। अगर मेरे पास 6 कार्बन प्रेजेंट है तो तुमको वो हिसाब से क्या लेना पड़ेगा, 6CO2 लेना पड़ेगा। साथ में इधर H2 के फॉर्म में प्रेजेंट है कि नहीं, H कितना है, डबल के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वैसे तुमको याद रखना कि तुम वाटर कितना लोगे, 12H2O। अब देखो यहाँ से जरा तुम अच्छे से ध्यान दो, इसमें तुमको बैलेंस करना है। अब याद रखना कि CO2 से निकला हुआ नहीं रहेगा O2, क्लियर है क्या। तुम्हारे पास कार्बन कितना है, 6, तो तुमको बना क्या, C6H12O6। अब देखो इसको पहले कैलकुलेशन कर लो, इसमें कार्बन कितने, कार्बन इजिकल टू 6, ऑक्सीजन इजिकल टू 12, इतना ही कुछ होता है। CO2 में कार्बन कितना है, 6, ऑक्सीजन कितना है, 12। यहाँ पे बताओ मेरे को H कितना है, H इजिकल टू 24 और O इजिकल टू 12, इतना ही है, पक्का चाहिए। देखो तुमको बैलेंसिंग करने में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक इक्वेशन नहीं है, अलग अलग इक्वेशन भी तुमको स्टडी करना है। कभी वाटर का कंटेंट 18 भी प्रेजेंट है, कभी 24 के इसमें भी रिएक्शन तुमको दिया है। ये कंफर्मेशन करने के लिए कि जो लास्ट में O2 मिला वो दिया किसने, वाटर मॉलिक्यूल ने दिया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इतना क्लियर है क्या। यहाँ पे क्या क्या चीज़ बैलेंस हो गया, C6 गया कि नहीं, C6 गया, साथ में H कितना गया यहाँ पे 12, तो यहाँ पे बचा कितना है अभी तक, सिर्फ 12, और O6 गया तो यहाँ पे कितना बचा, 6। इतना क्लियर है, पक्का। अब देखो उसके साथ में क्या रिमूव हुआ, एक रिमूव हुआ वाटर, 6H2O। बोर्ड पे फोकस करो क्या सब लोग, 6H2O लिखा है, मेरे को बताओ H कितना है इसमें, 12, तो ये H पूरा चले गया 12, O कितना है 6, ये पूरा चले गया, क्लियर है कि नहीं। अब बचा हुआ क्या है तुम्हारे पास, O इजिकल 12, 6O2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बोर्ड पे अच्छे से फोकस करो कि रिएक्शन क्या बताएगा, 6CO2 प्लस 12H2O तुमको क्या बन के मिला, ग्लूकोज प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन। ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट का फूड है, ये जो ग्लूकोज तुमने बनाया ये किसका फूड है, ये प्लांट का फूड है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, ग्लूकोज। इतना क्लियर है। ये और ये जो है वो क्या है तुम्हारा, फ्री ऑक्सीजन है, ये क्या है तुम्हारा, फ्री ऑक्सीजन। इस बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे को जो तुमको बताना वो ध्यान दो। जब ये दोनों को हमने लिया CO2 और H2O, ये जो CO2 और H2O ये कौन से मॉलिक्यूल है, दे आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल है, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। और जो हमको इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमने लिया उससे हमको बन के क्या मिला, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, C6H12O6। कौन सा मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक। इसके लिए तो हम उसको बायोमॉलिक्यूल में स्टडी करते हैं, ऐसा पढ़ा है तुमको बायोमॉलिक्यूल में। अब देखो 6CO2 प्लस 12H2O, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जो वाटर है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जो तुमको फूड बन के मिला वो क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फिर साथ में तुमको O2 भी बन के मिला और साथ में क्या रिमूव हुआ है, वाटर भी रिमूव हुआ है। क्या प्लांट वाटर रिलीज करता है, अगर ये देखो लीफ का डायग्राम इसीलिए बना, क्या प्लांट वाटर को भी रिलीज करेगा, क्या करता है, देखो जरा ध्यान दो। तुमने अगर सपोज है जाइलम, सपोज हम एग्जांपल किसका ले, ये क्या है, जाइलम। जाइलम से, जाइलम कहाँ से आया, नीचे देखो स्टेम था, ये नीचे रूट था। रूट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, लेकिन रूट करता है वाटर एब्जॉर्ब नहीं, रूट हेयर्स, जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। रूट हेयर से जैसी वाटर एब्जॉर्ब होगा एपिब्लेमा सेल के पास जाएगा, सेल से कॉर्टेक्स के पास जाएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, ऐसा बहुत सारा उसमें लेयर्स प्रेजेंट है। लास्ट में वो आता किसके पास है, जाइलम। फिर वही वाटर जाइलम से ट्रैवल करके लीफ के पास आएगा, फिर लीफ के पास से स्टोमेटा से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर ये वाटर लॉस नहीं होते, कौन से फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, तो कभी भी नीचे से वाटर को हम लोग पुल अप नहीं कर पाते। कहीं तो एक ऐसा चीज़ है, देखो तुमने स्टोरी सुना रहेगा कि रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया। स्टोरी ऐसा नहीं है रियल में। स्टोरी ये है कि अगर सपोज लीफ वाटर को लॉस नहीं करता तो वो नीचे से एब्जॉर्ब ही नहीं करता ना, ज़रूरत क्या थी ऑब्जॉर्ब करने की, कोई तो चाहिए ना जो लॉस करे। तो जो तुम्हारा 90% ऑफ वाटर है वो वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है, लॉस्ट। ये वही वाटर का वेपर से जो क्या हुआ, लॉस हुआ। इतना क्लियर हुआ क्या। और ये वही ऑक्सीजन है जिसको तुम क्या करते हो, इनहेल। फोटोसिंथेसिस का मेन मीनिंग समझ में आया, क्या चीज़ के लिए हो रहा है। तुम्हारे पास कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हमने क्या बनाया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल से हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, एनाबॉलिक प्रोसेस। प्रोसेस को क्या बोलोगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या। प्रोसेस का नाम क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, जिसमें हम सिंपल मॉलिक्यूल लेंगे और उससे क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स। जैसा कि यहाँ पे बन के तुमको देखने के लिए मिला है। CO2 लिया था तुमने, H2O लिया था, क्या बन के मिला,
ग्लूकोज बन के मिला, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है C6H12O6, तुमको टोटली बैलेंस करने भी सिखा दिया। ये वाटर मॉलिक्यूल अगर कोई तुमको पूछेगा तो कहाँ से लॉस हुआ रहेगा वाटर मॉलिक्यूल, क्या बोलोगे? ये वाटर मॉलिक्यूल स्टोमेटा से लॉस हुआ, कौन से फॉर्म में? वेपर्स के फॉर्म में। और ये ऑक्सीजन जो है वो लॉस हुआ, वो तुमसे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन है ये? फ्री ऑक्सीजन। सपोज यही जगह से वाटर लॉस हुआ, यही जगह से क्या रिमूव हुआ? O2, और यही जगह से कौन आया? CO2। अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो, कभी तुमने यही स्टडी किया रहेगा, सिर्फ लीफ का एक ही काम है, बाहर से CO2 लो, यहाँ से O2 दो। वाटर को भी लॉस करता है, कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इतना क्लियर रहेगा? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो और एक ऑब्जर्वेशन करो बोर्ड पे। सपोज हम एक जार ले लेते हैं, इन्वर्टेड जार लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या प्रेजेंट है? एक इन्वर्टेड जार प्रेजेंट है। इस इन्वर्टेड जार के अंदर हमने कैंडल ले लिया। क्या ले लिया है? कैंडल। सपोज हमारे पास एक कैंडल प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? माइस। बेचारा अच्छे से बैठा है, खुश है अभी फिलहाल में। हाँ, अच्छे से ध्यान दो। एक इन्वर्टेड जार है, इन्वर्टेड जार के अंदर क्या प्रेजेंट है? कैंडल प्रेजेंट है। अच्छे से जल रहा था कैंडल, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ जब जलाया तो जल रहा था। फिर हमने उसके ऊपर से एक जार रख दिया। क्लियर? अंदर कौन प्रेजेंट था? माइस प्रेजेंट था। ऐसा ऑब्जर्वेशन करना है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसा हुआ। यहाँ पे कंक्लूजन देखो क्या मिलेगा। देखो कोई तुमको ऐसा कॉमन ये नहीं देना है आंसर, माइस मर गया, जिंदा है। हमारा मेन ऑब्जर्वेशन क्या है मालूम है? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन किधर हो रहा है, वो मेन ऑब्जर्वेशन है। माइस तो जिंदा रहेगा या तो मरेगा, दोनों में से एक ही काम होने वाला है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में यूज इसको ही किया गया है। क्लियर है? तुम्हारे पास कैंडल प्रेजेंट है और साथ में कौन प्रेजेंट था? माइस। पहले ये खुश था स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर जार प्रेजेंट नहीं था। जैसे हमने ऊपर से एक जार रख दिया इसके ऊपर, ये वाला जार, अब क्या हुआ मालूम है? कैंडल कुछ टाइम पीरियड के बाद बर्निंग होना क्या हो गया? स्टॉप। कैंडल क्या हो गया? खत्म हो गया, बर्निंग कर रही नहीं अब, उसके बाद स्टॉप हो गया, खत्म हो गया। और साथ में माइस का भी क्या हो गया मालूम है? डेथ तो हो गया। अगर माइस का डेथ हुआ तो रीज़न क्या रहेगा? माइस डाई क्यों हो गया? उसके पीछे का, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, ये एक रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न, इससे सबसे मेन रीज़न ये है कि ऐसा हुआ कि ये माइस से जो CO2 निकल रहा था, वो CO2 बाहर नहीं जा पाया ना। समझेगा टॉपिक क्या है? अरे CO2 उस जार के अंदर ही रह गया, जबकि वो तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर बाहर जाएगा नहीं तो फिर उसके बॉडी में जाएगा रिटर्न जाने का। क्लियर है कि नहीं? तो अगर बाहर नहीं जा पाया तो कैंडल भी बुझ गया, और साथ में एक टाइम पीरियड के बाद इसका भी क्या हो गया? डेथ हो गया। सेम एक एग्जांपल और एक लेते हैं। सपोज इसी जार के अंदर, इन्वर्टेड जार के अंदर, अभी हमने एक मिंट का प्लांट ले लिया है। किसका प्लांट लिया है? सपोज एक मिंट प्लांट है। अब इस प्लांट को, सपोज यहाँ पे प्लांट प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? कैंडल। सेम ऐसी कैंडल, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? माइस। अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो। तुम्हारे पास मिंट के प्लांट प्रेजेंट है, बाजू में क्या प्रेजेंट है? कैंडल प्रेजेंट है, और वापस से कौन प्रेजेंट है? माइस। फिर से चेक किया गया, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसा कंक्लूजन आया कि अब क्या हो रहा है? कैंडल भी प्रॉपर बर्न हो रहा है साथ में, और ये भी, इसका भी डेथ होने का कोई चांस नहीं। ये भी क्या है? अलाइव है। ये डेथ इसका हुआ क्या? नहीं हुआ। रीज़न क्या रहेगा? सपोज ये अलाइव है, तो सपोज ये माइस अलाइव है तो क्या रीज़न है? और ये कैंडल भी बर्न हो रहा है, बर्निंग कंटिन्यूस हो रहा है, बर्निंग कंटिन्यूस है। देखो हुआ क्या? जो CO2 माइस ने रिमूव किया ना, उसको टेक ओवर किसने किया? ये CO2 किसने ले लिया? प्लांट ने ले लिया। फिर माइस को क्या चाहिए था वो टाइम पे? O2 चाहिए था, तो उसने क्या दे दिया? O2 दे दिया। और ये प्रॉपर एक एटमॉस्फेरिक ऐसा वहाँ पे कंडीशन क्रिएट था, जिसके वास्ते कैंडल भी बर्न हो रहा था, माइस भी अलाइव था, और प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी क्या कर रहे थे? कंप्लीट। इतना क्लियर है? लेकिन मेरे को बताओ, इनको दिया क्या रहेगा मालूम है वो टाइम पे? लाइट। विदाउट लाइट ये प्रोसेस इम्पॉसिबल है। समझ में आ रहा है क्या टॉपिक क्या है? अरे अगर ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, इन्वर्टेड जार भी रख दिया, तो ऊपर से हम उसको क्या दे रहे हैं? लाइट दे रहे हैं। विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस ऑकर होगा क्या? नहीं होने वाला। ऐसा पीछे हमने स्टडी कर लिया ना एक रिएक्शन में। तो जब वहाँ पे होगा नहीं, तो इसको लाइट मिला, और ऐसा सब प्रोसेस करने के बाद माइस भी क्या था? अलाइव था। और वो प्लांट से क्या किया? प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, CO2 उसका ले लिया और अपना O2 उसको दिया, जिसके वास्ते वो अलाइव था, साथ में कैंडल भी बन हो रहा था, और ये प्लांट भी क्या था? अलाइव था। इतना क्लियर रहेगा टॉपिक क्या है? ऐसा कुछ प्रोसेस वहाँ पे रन हो रहा था। अब और एक एग्जांपल देखो, ध्यान। तुमको इतना तो क्लियर हो रहा है कि CO2 क्या है? एसेंशियल है, और साथ में क्या है? लाइट भी क्या है? एसेंशियल है। अगर ये दोनों भी नहीं रहेंगे, तुमको मैंने पीछे एग्जांपल बताया कि वो पहले थिंकिंग करते थे कि ये जो CO2 है इससे रिमूव हुआ ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन, जबकि ऐसा है क्या? नहीं है। हमको कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन? वाटर मॉलिक्यूल से देखने के लिए मिलेगा। एक प्रोसेस है, चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं तुमको कंप्लीट करा के देता हूँ। उसको अगर तुमको, तुम्हारे माइंड में वो चीज़ समझ गया, तो तुमको बाकी का टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। जरा ध्यान दो। तुम्हारे पास सपोज वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। कितना वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बोला, तो तुमको कितना लिख के दिया? 4H2O। खाली अब ऐसे इमेजिन करो, इसको जब अप्लाई करना रहेगा तो मैं बताऊंगा, तो अपने आप प्रोसेस पूरा ईजी हो जाएगा।
हमारे पास वाटर कितना प्रेजेंट है 4H2O, हमको इसको स्प्लिट करना है ऐसा बोला गया। तो जब इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो देखो मेरे को एक बार क्या मिला 2H2O बन के मिला। अब ये 2H2O अगर बन के मिला तो देखो पहले तो काउंटिंग कर लेते, 4 2 8, तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन कितना है 4। इतना क्लियर है क्या पक्का कि हमारे पास हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन कितना है 4। फिर हमने इधर देखो कितना ले लिया 2 2 4, तो मतलब यहाँ पे अब कितना बचा 4, यहाँ पे हमने 2 को यूज़ कर लिया, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। इतना क्लियर है। फिर देखो बचा क्या हमारे पास, फिर हमने डायरेक्टली ले लिया कि हमारे पास H कितना प्रेजेंट है 4H प्लस ले लिया, और हमने इसको क्या बोला दिस इज़ प्रोटॉन। ये क्या है तुम्हारा प्रोटॉन। फिर इसी के साथ में एक चीज़ रिलीज़ हुआ, जब ये सब चीज़ होगा तो वो टाइम पे स्प्लिटिंग के टाइम पे इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए 4e इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए। अब देखो ये 4 भी चले गया, अब बचा कौन है O2 बचा है, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बच गया O2। ये जो O2 है यही तो हमारा प्रोडक्ट है, ये O2 क्या है हमारा प्रोडक्ट है। तो वही तो मेरे को तुमको बताना है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा तो एक चीज़ तो कॉमन है, ऑक्सीजन रिमूव होगा। क्लियर है कि नहीं। और ऑक्सीजन ऐसे हमारा प्रोडक्ट के थ्रू में हम इसको काउंट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई इसको क्या करेगा कैरी करेगा। अब देखो मैंने तुमको कैरी करने वाला भी पार्ट बताया, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है मालूम है, कोई एंजाइम्स वगैरह तुमने पढ़ा याद है पहले, तो वो कोई एंजाइम्स कौन रहेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब देखो इतना तुमको टॉपिक क्लियर है क्या, अगर वाटर का मॉलिक्यूल का तुम स्प्लिटिंग करोगे तो जो तुमको प्रोडक्ट बन के मिलता है वो क्या है O2, और O2 तुम्हारा क्या है एक टाइप का ऑक्सीजन के फॉर्म में रहेगा, वो तुम्हारा क्या रहेगा प्रोडक्ट रहेगा। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये बीकर है और बीकर के अंदर हमने क्या रख दिया फनल रख दिया। क्लियर है कि नहीं। और अंदर सपोज प्लांट प्रेजेंट है, एक प्लांट रख दिया हमने, ओशन का एक प्लांट लाया उसके अंदर रख दिया और ऊपर से उसके ऊपर फनल लगा दिया। तो जैसे ही प्लांट के ऊपर हमने जब फनल रखा तो यहाँ पे तुमको बबल्स देखने के लिए मिल गए। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल गए बबल्स। इतना तो टॉपिक क्लियर हो गया। वो बबल्स किसके थे ऑक्सीजन के थे। इतना टॉपिक समझ में आ रहा है क्या। ऐसा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, लेकिन उसमें से तुमको याद रखना है कि लास्ट एक्सपेरिमेंट सबसे मेन कौन सा था मालूम है कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल से क्या मिला है तुमको ऑक्सीजन, और जो तुमको मैंने एक रिएक्शन करके दिखा याद है क्या 6CO2 + 12H2O, जिससे तुमको क्या मिला ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन तुम्हारा फ्री ऑक्सीजन, वो वाटर तुम्हारा स्टोमेटा के थ्रू में लॉस हुआ वाला वाटर, और साथ में जो ग्लूकोज बन के मिला वो क्या था प्लांट का फूड था। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या। तो हमको स्टडी क्या करना है। अब डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक तुम्हारे बुक में दिया है क्लोरोप्लास्ट। पहले क्लोरोप्लास्ट को स्टडी कर लेते, बाकी का टॉपिक तुमको एकदम इजी हो जाएगा। तुमने बोला रहेगा कि पहले भी क्लोरोप्लास्ट स्टडी किया है। वो क्लोरोप्लास्ट और ये क्लोरोप्लास्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुमको पहले नाम बताया गया, उसका फंक्शन तुमने स्टडी नहीं किया कि कहाँ से वो क्या रोल टेक प्लेस कर रहा है। आज अगर अच्छे से बोर्ड पे फोकस किया तुमको फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा। पूरा टॉपिक में एक ही ऑर्गेनेली है, किसका नाम क्या है क्लोरोप्लास्ट। अगर ये तुमको आ गया तो टॉपिक में कोई भी तुमको टेंशन नहीं रहेगा। ये पूरा जो बोर्ड है ये तुम्हारा प्लांट सेल है। ऐसा इमेजिन करो कि ये पूरा जो बोर्ड है वो क्या है तुम्हारा प्लांट सेल। अभी हमको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाना है, एक्जैक्टली दिखता कैसा क्लोरोप्लास्ट, जरा ध्यान दो। तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट के लिए हमने सबसे पहले कौन सा मेम्ब्रेन बनाया आउटर मेम्ब्रेन। फिर सेकंड एक मेम्ब्रेन है, उसका नाम क्या रहेगा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन है इसमें। बाहर वाले को तुमने नाम क्या दिया आउटर, आउटर क्या लिख दिया आउटर मेम्ब्रेन। इनर वाले को क्या नाम दिया इनर मेम्ब्रेन। ये भी मैंने तुमको पढ़ाया है, याद है क्या। इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। कैसा है वो सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब सेलेक्ट करेगा किसको अंदर भेजना है या नहीं भेजना है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन क्या है परमिएबल है। ऐसा तुमको पहले से एक टॉपिक मालूम है, हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना नहीं। इन दोनों मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम पेरिस्ट्रोमियम। क्या नाम याद रखोगे पेरिस्ट्रोमियम। ऐसा तुम पहले पढ़ चुके हो। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों को मिला के क्या नाम दिया पेरिस्ट्रोमियम। फिर तुमको ये मालूम है कि इस मैट्रिक्स को हमने क्या नाम दिया है स्ट्रोमा। इसका नाम क्या है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जबकि तुम्हारा क्या है एक मैट्रिक्स है। किसका मैट्रिक्स है इस क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स के अलावा हमने पढ़ा कि यहाँ पे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, जिसका आज कोई भी रोल नहीं हमको स्टडी करना है क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है फोटोसिंथेसिस। डीएनए को साइड में कर दो, लेकिन नहीं बताएंगे तो टॉपिक क्या रहेगा वो इनकम्प्लीट। इधर तुम्हारे पास सर्कुलर डीएनए और साथ में कौन प्रेजेंट है राइबोसोम्स। ये भी तुमको मालूम है कि तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है राइबोसोम। कौन सा टाइप कोई पूछा तो क्या बोलोगे 70S टाइप्स।
इतना टॉपिक तुमको पहले से सब चीज़ अच्छे से मालूम है। स्ट्रोमा तुमको यहाँ पे देखने के लिए मिला, मैट्रिक्स, आप ध्यान दो। अब देखो तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है इसे बंच में, फटाफट आंसर दो, क्या प्रेजेंट है ये? ग्रैना। इसको जो बंच टाइप हमारे पास प्रेजेंट है इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रैना। देखो ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ग्रैना खाली सिंगल बंच में भी हो सकता है, साथ में दोनों के बीच में जॉइनिंग भी हो सकती है। तो पहले मैंने स्टार्टिंग वाला सिंगल रखा और सेकंड वाले को तुमको ज्वाइन करके बताऊंगा कि कैसा ज्वाइनिंग। इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ज्वाइनिंग प्रेजेंट है। बोर्ड पे जिसका अच्छे से फोकस रहेगा, फोटोसिंथेसिस आज के आज इसको पूरा समझ जाएगा, चैप्टर को अपने को खत्म करना है। क्लियर है? वन शॉट है, ऐसा याद रखना डायरेक्टली। तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? बंच ऑफ ग्रैना। जब तुम इसको स्टडी करोगे तो तुमने इसको नाम क्या दिया? GRANA। ये क्या है तुम्हारा? ग्रैना है। ये ग्रैना के अंदर हम अगर सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो कौन है? थैलाकॉइड। फिर से बोलो उसका नाम क्या है? थैलाकॉइड। इसी थैलाकॉइड को यहाँ पे एक बार बना के दिखा दे तुमको, सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नोन एज व्हाट? थैलाकॉइड। ये तुम्हारा क्या है? थैलाकॉइड। इतना क्लियर है? अभी जरा अच्छे से फोकस करो इस थैलाकॉइड को, ऑब्जर्वेशन करो, मेरे को ये बताओ कि ये जो थैलाकॉइड है वो डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है? अभी तो इधर तक डाउट था, क्लोरोप्लास्ट में बता दिया मैंने, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ये बेचारा क्या है? स्मूथ है, ऐसा याद रखो। ये भी बेचारा क्या है? स्मूथ है, ऐसा याद रखो। और भी टॉपिक बढ़ जाएगा इसमें, पॉइंट अगर लिखने जाएंगे तो। इतना क्लियर है क्या? फटाफट बताओ क्या है? थैलाकॉइड डबल मेम्ब्रेन है। इतना छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, क्यों टेंशन लो? डबल मेम्ब्रेन है या नहीं है? नहीं है, 0 मिलेगा। डबल मेम्ब्रेन ये नहीं है। थैलाकॉइड सिंगल मेम्ब्रेन है। हाँ, एक चीज़ जरूर हो सकता है, उसके पास एक लेयर है जिसका नाम है फॉस्फोलिपिड बायलेयर। फॉस्फोलिपिड बायलेयर के रहने के बाद से ऐसा नहीं कि डबल मेम्ब्रेन बन जाएगा। ये मेम्ब्रेन क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। तो तुमको याद रखना कि इसके पास कौन सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इतना टॉपिक क्लियर है? बोर्ड पे फिर से फोकस करो, मैं बीच में लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा क्या पूरा लाइन से क्वेश्चन रहेगा रो के लिए। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सिंगल मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड के पास जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पूरे चैप्टर में। याद रखना कि थैलाकॉइड के पास कौन सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? सिंगल मेम्ब्रेन। अब ये जो राउंड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हमने नाम क्या दिया मालूम है? ल्यूमेन। इसका नाम क्या है? ल्यूमेन। वापस से जरा फोकस करो, नाम क्या है उसका? ल्यूमेन। बाहर साइड क्या प्रेजेंट है? सिंगल मेम्ब्रेन। किसका बना हुआ है सिंगल मेम्ब्रेन? फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इतना टॉपिक क्लियर है? पक्का? अब जरा ध्यान दो, ये जो तुम्हारा थैलाकॉइड है, ये पूरे पोर्शन को हमने क्या नाम दे दिया कि ये पूरा क्या है तुम्हारा? थैलाकॉइड है। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या करना है, जिसको ये समझेगा उसको पूरा टॉपिक समझेगा, क्योंकि पूरे टॉपिक में साइकिल्स के बारे में दिया है। तुम लोग पढ़ोगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, केल्विन साइकिल। ये जब तीनों भी साइकिल स्टडी करोगे, बच्चे लोग का हमेशा डाउट रहता है कि वो पूरा साइकिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे हो रहा है वो मालूम है? नहीं मालूम है। फिर वो बोलते हैं थैलाकॉइड के अंदर हो रहा है। फिर उनको ये नहीं मालूम है कि थैलाकॉइड के अंदर भी तो बहुत सारी जगह है, वो कहाँ पे हो रहा है। तो याद रखोगे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा था साइकिल। कहाँ पे रन हो रहा था? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ऐसा तुमको स्टार्टिंग में एक फोकस रखना है। सब साइकिल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में रन नहीं होने वाली है, लेकिन जो कुछ साइकिल है वो कहाँ पे रन होगी? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में रन होगी। बाकी की जो साइकिल है वो कहाँ पे रन होने वाली है? स्ट्रोमा। कहाँ पे रन होगा? स्ट्रोमा। इतना टॉपिक क्लियर है क्या? अब ध्यान दो, जिसको मैं कलरिंग कर रहा था, ये तुम्हारा कौन सा मेम्ब्रेन है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। वापस से बोलो, मेम्ब्रेन का नाम क्या है? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। फिर से लास्ट बार बोल दो, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इसके पास एग्जैक्टली प्रेजेंट क्या है? तो हम बोलेंगे पिगमेंट्स। कौन प्रेजेंट है? पिगमेंट्स। अब मेरे को ये मत पूछो कि पिगमेंट वर्ड का मतलब क्या है। पिगमेंट क्या क्या स्टडी किया तुमने? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। और भी क्लोरोफिल है जो यहाँ पे नहीं स्टडी करना है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं, मालूम रहना चाहिए तुमको। फिर मैंने तुमको कलर्स के बारे में बताया, क्रोमोप्लास्ट में कलर्स कौन से कलर्स थे? कैरोटीन। कैरोटीन के अंदर दो चीज, कैरोटीनाइड्स के अंदर दो चीज, एक तो तुम्हारे पास ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन, ऐसा दो चीज़ रखना। उसके अलावा फाइकोबिलिन्स, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। उसमें से सबसे एसेंशियल पिगमेंट कौन होगा? तो क्लोरोफिल ए का नाम बोलोगे तुम। क्लोरोफिल ए ऐसा एसेंशियल पिगमेंट्स है। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है क्या? ये पिगमेंट का टॉपिक क्लियर है? अब जरा ध्यान दो, बोर्ड पे फोकस करो, जहाँ पे वर्ड थैलाकॉइड आ रहा है उनके पास पिगमेंट प्रेजेंट है। अगर जिसके पास पिगमेंट प्रेजेंट है उसी के कांटेक्ट में कौन आता है?
फटाफट, स्टार्टिंग का सबसे पहले टॉपिक था सन का लाइट, क्लियर है कि नहीं, सनलाइट। अगर थैलाकॉइड के कांटेक्ट में सनलाइट आती है तो ये रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में आएगा। कि ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट। तो इसको डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि लाइट रिएक्शन, मतलब जब लाइट प्रेजेंट रहेगा तो ही हो पाएगा, क्लियर है क्या। लेकिन उसके बाद एक वर्ड और भी दिया टॉपिक, स्ट्रोमा, क्योंकि दो जगह पे साइकिल चल रहा है। एक साइकिल चल रहा है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, दूसरी साइकिल चल रही है कहाँ पे, स्ट्रोमा, जो कि मैट्रिक्स है। तो स्ट्रोमा में जो रिएक्शन होगा उसका नाम रहेगा डार्क रिएक्शन। क्या बोलोगे तुम उसको, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन किधर हो, कोई पूछा तो क्या बताओगे, लाइट रिएक्शन किधर हो तो क्या बोलोगे, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा और थैलाकॉइड दोनों भी प्रेजेंट किधर है, तो बोलोगे इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास दो मेम्ब्रेन कौन से, दो मेम्ब्रेन कौन से, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के कोई भी एक फंक्शन, दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल या परमिएबल, परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल। इतना तुमको टॉपिक क्लियर याद रखना है। दोनों को मिला के एक नाम दिया है पेरिस्ट्रोमियम। स्ट्रोमा जो कि तुम्हारा मैट्रिक्स है, उस पर कौन सा साइकिल रन करने वाला है, डार्क रिएक्शन वाला टॉपिक होगा। जहाँ पे तुम्हारे पास थैलाकॉइड प्रेजेंट है वहाँ पे क्या होने वाला है, लाइट रिएक्शन। और एक टॉपिक पे जरा ध्यान दो, फोकस करो, जब आगे जाओगे टॉपिक में और डिटेल से पढ़ोगे तो ऐसा बोला गया है स्ट्रोमा भले ही डार्क रिएक्शन कर रहा है लेकिन ये लास्ट में लाइट रिएक्शन वाले को ही फॉलो करने वाला है। क्लियर रहेगा क्या, खाली नाम दे दिया डार्क, क्योंकि प्रेजेंट किधर है, स्ट्रोमा के पास प्रेजेंट होता है। क्लियर है कि नहीं, इतना टॉपिक क्लियर है। अब देखो थैलाकॉइड में और भी बहुत सारी चीज प्रेजेंट है। ऐसा बोला गया कि अगर थैलाकॉइड को अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया गया तो तुमको क्या मालूम पड़ा, उसका मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, हाँ, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कोई किसी को डाउट नहीं आ रहा है कि वो क्लोरोफिल पिगमेंट किधर प्रेजेंट है। फिर मैं तो यही तुमको बता रहा हूँ ना, मैं दोनों बार कंफ्यूज किया तुमको। मैंने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बनाया, मैंने बोला ये सिंगल मेम्ब्रेन है, आउटर भी है इनर भी है, ऐसा बोला नहीं, खाली सिंगल बोला। उसमें लेयर कौन से प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अगर सब जगह पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस बेचारा किधर हो रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स किधर प्रेजेंट है, तो पिगमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इन्हीं के लेयर के बीच में प्रेजेंट रहेंगे। अब इसमें से एक डिस्क को बाहर निकालूँ क्या, तुमको समझ में आएगा टॉपिक क्या है। और एक चीज़ ध्यान दे दो, इन दोनों के बीच में ऐसा लाइन बनाया दिख रहा है जिसको हम नाम क्या देंगे, स्ट्रोमा लैमिले। नाम क्या याद रखोगे, स्ट्रोमा लैमिले। स्ट्रोमा लैमिले का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन होगा। दो ग्रैना के बीच में क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कोई है जिसको अभी भी डाउट है। क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, ये तुमको पहले पढ़ा दिया गया कि वो अपना फंक्शन खुद से करता है बहुत सारा, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, डीएनए, और साथ में क्या प्रेजेंट है, आरएनए। आज का टॉपिक हमारा वो है ही नहीं, हमारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, ग्रैना। ग्रैना में तुमको याद रखना है कि अगर पूरा बंच में प्रेजेंट है तो क्या बोलोगे, ग्रैना। और अगर एक सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की बात करोगे तो क्या बोलोगे, थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड को जब अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया तो मालूम पड़ा उसके मिडल में गैप प्रेजेंट है जिसको हमने नाम क्या दिया, ल्यूमेन। बाहर साइड देखा तो तुमको मेम्ब्रेन देखने के लिए मिला, वो मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हारे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। वो पिगमेंट्स के नाम क्या हो सकते हैं, सपोज अगर मैंने यहाँ पे पिगमेंट्स लिख दिया, अब देखो ये वाले क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से ऑब्जर्व, ये वाले थाइलाकॉइड को ऑब्जर्वेशन करो, बोर्ड पे फोकस करो। जो मैं व्हाइट में बना रहा हूँ याद रखना कि ये तुम्हारा पिगमेंट्स वाला टॉपिक है। ये क्या है तुम्हारा पिगमेंट्स, और ये भी क्या है तुम्हारे पिगमेंट्स है। इतना टॉपिक समझ में आ रहा है, इतना टॉपिक क्लियर है क्या, ठीक है, क्लियर है पक्का। और एक चीज़ याद रखो अभी, अब देखो ये जो मैं बनाया तुम लोग को अभी याद रखना है कि ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। ये कौन सा मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। इतना टॉपिक क्लियर है, अब तो समझ में आया ना। वो बंच ऑफ ग्रैना से एक थैलाकॉइड को रिमूव किया है, क्योंकि रिमूव करने का मेन रीज़न ये कि साइकिल अगर यहाँ पे समझ गया तो बाकी का नाम तुमको ईजी हो जाएगा, क्लियर रहेगा। तो साइकिल को जरा समझो कि सपोज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है और इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास क्या प्रेजेंट है, फॉस्फो, इधर लिपिड के बाइलेयर, लिपिड के बाइलेयर, लिपिड के बाइलेयर, ऐसे पूरे जगह पे लिपिड के बाइलेयर प्रेजेंट रहेंगे। साथ में क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास, पिगमेंट्स। सपोज ये लोकेशन पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है और ये लोकेशन पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है, ऐसा हमने इमेजिनेशन किया है। क्लियर रहेगा क्या, दोनों जगह लोकेशन पे पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तुमने ये पढ़ा है पहले नेचर ऑफ लाइट, तुमको मालूम रहेगा विजिबल रेंज कितना है, नेचर ऑफ लाइट में विजिबल रेंज कितना होता है। सबसे पहले ध्यान दो, अल्ट्रा वायलेट रेस, इन दोनों अल्ट्रा वायलेट रेस उसके बीच में, और उसके बाद क्या प्रेजेंट है, इंफ्रा रेड रेस। यहाँ पे मिडल में याद रखो विजिबल रेंज, विजिबल जो लाइट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे।
और उस विजिबल लाइट में भी रेंज प्रेजेंट है। वो जो रेंज है वो रेंज कहाँ से स्टार्ट होने वाली है? देखो बुक में दो डेटा है, एनसीईआरटी बोलता है 400 टू 700 नैनोमीटर। क्या बोल रहे हैं? 400 टू 700 नैनोमीटर। स्टेट बोर्ड बोल रहा है, हम लोग ऐसा मानेंगे ही नहीं। हम 390 नैनोमीटर टू 730 नैनोमीटर। क्लियर रहेगा क्या? बोर्ड पे फोकस करो, दोनों भी चीज़ तुमको क्लियर करके दे दिया। तुमको मालूम है नेचर ऑफ लाइट है, वो जो लाइट आ रही थी किसके पास आ रही थी मालूम है ना? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट थे उनके पास लाइट आने वाली है। वो जो लाइट आएगी वो कौन सी लाइट में रेंज होनी चाहिए? विजिबल। अब वो विजिबल में तुमको रेंज दिया है कि 390 टू 730 करके ऐसा एक रेंज दे दिया है। ये जो 390 टू 730 है किसका डेटा है? स्टेट बोर्ड। 400 टू 700 नैनोमीटर किसका डेटा है? एनसीईआरटी। हम लोग कंसीडर करेंगे दोनों को भी, क्योंकि इन दोनों में से हमको मिडल वाले रेस को देखना है। मिडल वाले रेस को हम क्यों देख रहे हैं? तो हम लोग ये रेंज को पढ़ते ही क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि पिगमेंट्स कौन से हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ये तुमको बार बार बताया मैंने। मेरे को बताओ, ये क्लोरोफिल, इतने सारे क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो हर एक का एक अलग डिफरेंट वेवलेंथ पे अपने एब्जॉर्प्शन करते रहेंगे लाइट का। क्लियर है कि नहीं? समझो, हो सकता है क्लोरोफिल ए यहाँ पे जाके 680 के रेंज में अगर सपोज ऐसा एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, फिर कोई बोलेगा क्लोरोफिल बी कहीं पे रेंज में 500 पे करे। तो मतलब ये जो तुमको क्लोरोफिल बताए ना इतने सारे, सबका एक स्पेसिफिक ये है रेंज दिया है। ऐसा नहीं कि सब 400 से 700 के बीच में ही प्रेजेंट है, हर एक अलग अलग वेवलेंथ है। तुमको मालूम है लाइट का भी दो थियरी है। लाइट ट्रैवल कौन से फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। सेकंड एक क्वांटम करके थियरी भी तुमको दिया रहेगा, जिसमें क्वांटा के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में भी वो ट्रैवल करते हैं। फोटॉन्स तुमने पढ़े रहेंगे, फोटॉन्स। तो याद रखो यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीज़ प्रेजेंट है। हम एक चीज़ पे ध्यान देंगे कि एक तो वेव थियरी हो गया, दूसरा क्या हो गया? क्वांटा। जो क्वांटा वाला थियरी उसको हमको आगे जाके फॉलो भी करना है। अभी फिलहाल के इतना ध्यान दो। 400 नैनोमीटर तो कितना दिया नैनोमीटर? 700 नैनोमीटर। ये एक रेंज दिया है, विजिबल रेंज। इसमें कलर्स कौन से हो सकते हैं? तो क्या याद रखोगे? विबजियोर। क्या क्या दिया है विबजियोर में? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे बहुत सारे कलर के रेंज दिए। अब इस बीच में कहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो तुमको ध्यान देना है। जैसा अगर सपोज मैं एक नाम लूँ क्लोरोफिल ए, और ऐसा बोल दूँ क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू कलर पे करता है और उसके बाद मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेड कलर पे करता है, तो तुमको वो दोनों जगह पे फोकस करना पड़ेगा एज पर एज ग्राफ के थ्रू में। अब फिलहाल में खाली इतना आता है, कोई क्लोरोफिल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग एब्जॉर्प्शन करते हैं। हमको एक चीज़ और याद रखना है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक होता है, एक एक्शन स्पेक्ट्रम भी होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम ऐसा बोलता है कि सपोज अगर मैं ऐसा बात करूँ कि मेरे पास थैलाकॉइड प्रेजेंट है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ? एक्शन स्पेक्ट्रम वर्ड में क्या याद रखोगे? एक्शन स्पेक्ट्रम वर्ड में क्या याद रखोगे? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। डायरेक्टली क्या याद रखना है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे ऑकर हुआ? तो वो तुम रेंज डिसाइड करोगे। क्लियर है कि नहीं? अगर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस पे तो हुआ रहेगा ना, और एक जगह पे रहेगा तुमको जहाँ पे मैक्सिमम कलर का एब्जॉर्प्शन हुआ है वो पिगमेंट्स के थ्रू में, तुमको दोनों चीज याद रखना है। जहाँ पे तुमको ये आएगा कलर्स के फॉर्म में, डायरेक्टली याद रखोगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जहाँ पे तुमको किसी ने पूछा एक्शन स्पेक्ट्रम, तो क्या बोलोगे? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हुआ है। नेचर ऑफ लाइट में जो विजिबल रेंज है एज पर स्टेट बोर्ड, उसका रेंज क्या है? 390 नैनोमीटर। क्या दिया है? हाँ, 390 नैनोमीटर टू 730 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या? अब देखो तुमको मैं रिएक्शन सेंटर बताता हूँ, जरा अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो, स्पीड में कंप्लीट करेंगे। एक्शन स्पेक्ट्रम क्लियर है क्या? जहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा उसको हमने क्या नाम दिया है? एक्शन स्पेक्ट्रम। ऐसा तुमको डिसाइड करता है। और इसी मेम्ब्रेन पे कहीं ना कहीं तुम्हारे पास सपोज, अभी देखो एक नाम देता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PS1। क्या नाम दिया? PS1। यहाँ पे क्या नाम दिया? PS2। वापस से ध्यान दो, PS1, PS2। ये जो PS1 है उसका नाम क्या है? फोटो। क्या याद रखोगे? फोटो सिस्टम 1। क्या नाम याद रखना है तुमको? फोटो सिस्टम 1। इसका नाम क्या याद रखोगे? फोटो सिस्टम 2। मेरे को मालूम था यही सोचोगे, ऐसा रहेगा इसका नाम सेम। फोटो सिस्टम 1 अगर ये है तो इसका नाम क्या रहेगा? फोटो सिस्टम 2। इसका नाम क्या रहेगा? फोटो सिस्टम 2। ये क्या है तुम्हारा? फोटो सिस्टम 1। सेकंड वाला क्या है तुम्हारा? फोटो सिस्टम 2। ऐसा हमने एक रेंज डिसाइड कर लिया। अभी देखो रेंज क्या डिसाइड किया है। अभी हमने एक ऐसा रेंज लिया, ये 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में हमने दो रेंज को डिसाइड किया है, और वो दोनों भी तुम्हारे फोटो सिस्टम है। ऐसा इमेजिन करो। और ये सब चीज़ किधर हो रहा है? थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन का स्टोरी है। टॉपिक समझ में आ रहा है क्या? क्या है? मेरे पास पिगमेंट्स को स्टडी करना था,
तो मैंने बोला पिगमेंट्स इस लेयर में प्रेजेंट है, तो हमने एक सिस्टम को डिसाइड किया कि इसमें बहुत सारे पिगमेंट प्रेजेंट होने के चांसेस रहेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फोटो सिस्टम 1 लिखा तो वहाँ पे सिर्फ क्लोरोफिल ए रहेगा, क्लोरोफिल ए भी रहेगा, कैरोटिनॉइड्स भी रहेगा, जैंथोफिल्स भी रहेगा, बी भी रहेंगे, सी भी रहेगा, ई भी रहेगा, लेकिन मेन कौन रहेगा? क्लोरोफिल ए ही तो मेन है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे भी सेम चीज़ प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन दोनों का रेंज क्या है? अगर कोई पूछोगे तो तुमको कोई बोलेगा फोटो सिस्टम 1 PS1 का रेंज क्या है? 700 नैनोमीटर। क्या याद रखोगे? 700 नैनोमीटर। PS2 का कोई तुमको रेंज पूछेगा वेवलेंथ का, तो क्या बोलोगे? 680 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर क्या याद रखना है तुमको? 680 फॉर फोटो सिस्टम 2, 700 फॉर फोटो सिस्टम 1। जब तुम ऐसा स्टडी करोगे तो ऐसा लिखा रहता है P700। क्या लिखा रहेगा? P700। फिर वो लिखेंगे P680, फिर तुम कंफ्यूज हो गए, सर ने बोला था फोटो सिस्टम 1 है, वो ये फोटो सिस्टम 2 है। लेकिन फोटो सिस्टम 1 के लिए कैसा लिखना पड़ेगा? PS1 फोटो सिस्टम 1, PS2 फोटो सिस्टम 2। इसके पास जो रेंज है वो क्या है? 700, और इसके पास जो रेंज है वो क्या है? 680। जब यहाँ पे लिखा रहेगा कि P700, तो यहाँ पे याद रखोगे कि पिगमेंट 700। यहाँ पे क्या याद रखना है? P को क्या डिफाइन किया है? पिगमेंट, और ये तुम्हारे वेवलेंथ रहेंगे। इतना क्लियर है? यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है क्या? तुमको और भी डिटेल में बता रहा हूँ, खाली इतना फिलहाल के लिए याद रखो कि मैंने बंच ऑफ ग्रैना से एक स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को रिमूव किया, फिर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। फिर उस स्ट्रक्चर में मेरे को मालूम पड़ा कि फॉस्फोलिपिड के बायलेयर्स प्रेजेंट है। फिर मैंने बोला कि बायलेयर्स को साइड में कर दो, क्योंकि हमारा टॉपिक सेल ऑर्गेनेली वगैरह ऐसा कुछ डिटेल में तो है नहीं, हमको स्टडी करना है कि मेन पिगमेंट्स किधर प्रेजेंट है। तो हमने डिसाइड किया, एक रेंज डिसाइड कर लिया, फोटो सिस्टम 1 वाला और फोटो सिस्टम 2 वाला। तो फोटो सिस्टम 1 पे हमने जब देखा तो उसका रेंज कितना था? 700 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 2 पे देखा तो 680 नैनोमीटर। फिर ऐसा हमने स्टडी किया कि PS1 के पास भी बहुत सारे पिगमेंट्स हो सकते हैं, तो हमने एक एग्जांपल लिया CHL, CHB। क्या रहेगा मालूम है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर साथ में मैंने एक नाम बोला कैरोटिनॉइड्स, याद रहेगा? जैंथोफिल्स। ऐसे बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होने के चांसेस थे। बट ये जितने भी थे सब क्या थे मालूम है? एसेसरी पिगमेंट्स है। एसेसरी मतलब क्या मालूम है? इनका काम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको सिर्फ एक ही काम दिया है, तुम लाइट को एब्जॉर्ब करो, कन्वर्ट तो हम करेंगे। केमिकल कौन है तुम्हारा? क्लोरोफिल ए वाला। समझा? एब्जॉर्ब करने का काम किसको दिया? क्लोरोफिल बी को बोला जाके एब्जॉर्ब करो, सी को भी वही बोला। बाकी जितने भी लोग हैं सबको क्या काम दिया है? तुम एब्जॉर्प्शन करोगे, लेकिन कन्वर्ट सिर्फ जब कन्वर्ट का टाइम आएगा तो कौन करने वाला है? क्लोरोफिल ए करेगा। और क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर भी बोला गया है। क्या नाम याद रखोगे? रिएक्शन सेंटर। अब देखो मैं एक टॉपिक बता, इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है तुमको? पीछे क्लोरोप्लास्ट क्लियर था, ये क्लियर है क्या? स्पीड जा रहे हो मैं बराबर है स्पीड, उससे स्लो हो ही नहीं सकता। जरा ध्यान दो बोर्ड पे। जरा ध्यान दो बोर्ड पे, फोकस करो। तुम्हारे पास, तुमको अब स्टडी करना है फोटो सिस्टम। वो जो फोटो सिस्टम जो तुमने पीछे देखा ना, कितना इजी लगा ना, छोटा सा डब्बा था, फिर उसमें तुमको अच्छे से लगा रहेगा फोटो सिस्टम 1। फिर तुमने पढ़ लिया फोटो सिस्टम 1 का रेंज क्या है? 700 नैनोमीटर। क्लियर है? इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? तो तुमने बोला पिगमेंट्स प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, क्या हो रहा है, वो सब चीज़ को स्टडी करेंगे। अब ऐसा इमेजिन करो, बाहर से क्या आ रही है? सनलाइट। तो ये जो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ से क्या एंटर कर रहा है? सनलाइट। अगर सपोज यहाँ से सनलाइट एंटर कर रही है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या? फोटॉन्स। फोटॉन्स लिख सकते हैं क्या? ठीक है, क्योंकि लाइट का वो क्वांटम थियरी वाला वही बोल रहे हैं ना, फोटॉन्स के थ्रू में। सपोज लाइट का एंट्री कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे। अब देखो जो लाइट इसमें एंटर किया तो क्या कंडीशन रहेगा? जैसे ही लाइट इसमें एंटर करेगा, तुमको डायरेक्टली फोकस क्या करना है? लाइट जैसा इसमें एंटर हुआ, ये पिगमेंट्स कौन से हो सकते हैं मालूम है? ये पिगमेंट्स एसेंशियल पिगमेंट्स नहीं है। ये कौन से पिगमेंट है? एसेसरी पिगमेंट्स। क्लियर रहेगा? एसेसरी पिगमेंट्स मतलब समझा क्या है? ये क्या हो सकते हैं? क्लोरोफिल बी हो सकते हैं, क्लोरोफिल सी हो सकते हैं, यहाँ तक हर एक चीज़ वही हो सकता है जो कि किस में आता है? एसेसरी पिगमेंट्स में। लेकिन नीचे वाला जो राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वो नहीं है। इसका नाम क्या है? रिएक्शन। इसका नाम क्या है? रिएक्शन सेंटर। इसको क्या नाम दूँ? फोटो सिस्टम 1, 700 नैनोमीटर। ये क्या रहेगा तुम्हारा? फोटो सिस्टम 1, 700 नैनोमीटर। और ये क्या है तुम्हारा मालूम है? इसको और एक नाम दिया है
नीचे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा उसका नाम क्या है इस क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल ए, याद रहेगा। और जो तुम्हारे पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, ये क्लोरोफिल ए के पास किस चीज़ का पावर है? ये लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा? केमिकल एनर्जी में। सपोज ऐसा कि एग्जांपल ले लेते कि इसने ट्राई किया लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने का? केमिकल एनर्जी में। ये तुम्हारे पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। क्लियर है? अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो। तुम्हारे पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, उसको लाइट मिला, अब इलेक्ट्रॉन को एमिट करने जा रहे हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा तो स्टार्टिंग में वो कौन से स्टेट में था? ग्राउंड स्टेट। ये स्टेट को हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। फिर एक स्टेट आया, उसको हमने क्या बोला? एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये उसका ओरिजिनल ऑर्बिट, जो छोटा सा प्रेजेंट है वो कौन सा ऑर्बिट है? ओरिजिनल। फिर उसके बाहर भी एक ऑर्बिट बन गया, क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया? आउटसाइड एक्साइटेड वाले ऑर्बिट में चले गए। नीचे क्या, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए। जरा अच्छे से फोकस करो। तुम्हारे पास पहले मिडल में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था, क्लोरोफिल ए के बाहर क्या प्रेजेंट है? उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। मैंने बताया स्टेट का नाम क्या है? ग्राउंड स्टेट। फिर मैंने तुमको बताया एक्साइटेड स्टेट, मतलब अपने ओरिजिनल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रैवल कर गया, तो कहाँ पे चले गया? एक्साइटेड स्टेट में गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मालूम है? कुछ टाइम पीरियड के बाद वो यहाँ से रिमूव ही हो जाएगा टोटली। तो बचेगा तुम्हारे पास क्या? क्लोरोफिल ए, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एमिट्स। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब जो ये स्टेट है इसको बोलते हैं आयोनाइज स्टेट। ये कौन सा स्टेट बन गया? आयोनाइज स्टेट। टॉपिक समझ में आया क्या? क्या है? पहले तुमको ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि तुमको खाली ये नहीं लगना चाहिए कि ये सब चीज़ इनके साथ भी होता है। नहीं, ये सिर्फ क्लोरोफिल ए का टॉपिक तुमको दिया। क्लोरोफिल ए स्टार्टिंग में कौन से स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट। सेकंड क्या बताया तुमको? एक्साइटेड स्टेट। और थर्ड तुमको बताया कि इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया? एमिट्स कर लिया। इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गए? बाहर चले गए। लेकिन क्लोरोफिल ए के पास कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। सेम चीज़ बोर्ड पे फोकस करके मेरे को बोलो क्या हुआ? लाइट अंदर एंटर किया, क्लियर है? फिर लाइट किसको मिला रहेगा? क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, ये सब याद रखना है। फिर वो लाइट किसके पास आया? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए उनसे पूछा रहेगा क्या हो गया, इतना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे, अभी क्या हुआ? बोले हमारे पास कुछ मतलब ही नहीं है, लाइट तुम ले लो। जैसे इसको लाइट दिया, इसने बोला मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा। जब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो टाइम पे रिलीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना यहाँ से रिलीज क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन। पूरे बुक का एक ही टॉपिक है। जितने भी जगह पे तुम अलग अलग जाके वीडियो देखो, लेक्चर देखो, हर जगह देखो, तुमको एक चीज़ में हमेशा ज़िंदगी में डाउट रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन कोई तुमको एक पढ़ा के दे देता है, कोई तुमको 2 पढ़ाएगा, कोई तुमको 3 पढ़ाएगा। मैंने तुमको 4 पढ़ा दिया, क्लियर है क्या? पीछे स्प्लिटिंग किया था वाटर मॉलिक्यूल का, बताया था ना तुमको। इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली में डायग्राम में 4e इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसा तुमको माइंड में याद रखना है। क्योंकि एज पर एज हमको फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन के हिसाब से उसको फॉलो करना है, अलग अलग थियरी को नहीं देखना है, खाली याद रखना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी मैंने कितना बताया? सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रिलीज हुआ। ये जो है ये क्या है तुम्हारा? फोटो सिस्टम 1। सेम अगर इसी फोटो सिस्टम के आगे मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो क्या चेंजेस तुमको देखने के लिए मिलेगा? फोटो सिस्टम 2 क्या लिखोगे यहाँ पे? 680 नैनोमीटर। नीचे पिगमेंट्स, सेम पिगमेंट्स, वहाँ पे भी लाइट आएगी। क्लोरोफिल बी सी डी के पास जाएगी, क्लोरोफिल ए के पास जाएगी। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसी को हमने क्या बोला है? फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर। क्लोरोफिल ए एक टाइम पीरियड के बाद आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज क्यों होता है? स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, फिर एक्साइट हुआ, थर्ड क्या हुआ? आयोनाइज हुआ। तो जब उसने इलेक्ट्रॉन एमिट कर दिया तो खुद के पास कौन सा चार्ज ले लिया? पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिखूँ तो तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, इसको स्मॉल में लिखना क्या? क्लोरोफिल के आगे अगर सपोज मैं पॉजिटिव चार्ज लिख दे रहा हूँ तो उसका तुमको मतलब समझा पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? एमिट्स कर दिया है, डोनेट कर दिया। इतना क्लियर है टॉपिक? पक्का। फोटो सिस्टम 1 क्लियर है, फोटो सिस्टम 2 क्लियर है, दोनों भी। व्हाट इज रिएक्शन सेंटर तुमको मालूम पड़ गया है? क्या है रिएक्शन सेंटर? क्लोरोफिल है। मेरे को बताओ अभी जो मैं ये रिएक्शन करने जा रहा हूँ, क्या ये लाइट रिएक्शन है? ये लाइट रिएक्शन है ना, क्योंकि पिगमेंट्स के थ्रू में हो रहा है। लेकिन अगर सेम रिएक्शन ग्रैना पे होता, ये स्ट्रोमा पे होता, तो डार्क रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाता। क्लियर रहेगा? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये दोनों वर्ड को भी याद रखना। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है क्या? ठीक है। एडिशन, अब जरा ध्यान दो। टॉपिक का नाम पढ़ो, क्या लिखा है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नाम में क्या दिया है? नॉन।
मतलब ऐसा कुछ तो होने वाला है कि नॉन मतलब साइक्लिक तो है ही नहीं है, इतना तो तुमको कॉमन टॉपिक क्लियर हो गया। अगर ये साइक्लिक नहीं है लेकिन इसके नाम में क्या दिया है, साइक्लिक दिया है ना, नॉन साइक्लिक है, कभी ना कभी आगे जाके साइकिल बनेगा, ऐसा क्लियर रहेगा कि ऐसा याद रखो। अभी फिलहाल में जो तुम लोग पढ़ रहे हो वो क्या है तुम्हारा, नॉन साइक्लिक है। आगे जाके ऐसा हो सकता है कि हम एक ऐसा भी खाली टॉपिक पढ़े जिसमें क्या रहेगा, सिर्फ साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, एक ऐसा भी साइकिल है, और एक साइकिल क्या है तुम्हारा, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये तुम लोग बोलते रहोगे फॉस्फोराइलेशन नहीं समझ में आ रहा है, बाय यूजिंग लाइट ADP प्लस IP तुमको क्या बन के मिलता है, इतना क्लियर है क्या? ठीक है, अब सबसे मेन चीज बोर्ड पे फोकस करो, नॉन साइक्लिक में तुमको स्टडी क्या करना है। देखो मैं जिससे क्वेश्चन पूछेगा आंसर तो बाकी लोग अच्छे से फोकस करो बोर्ड पे। नीचे वाले जितने भी पिगमेंट्स है उसको क्या लिखोगे, एसेसरी पिगमेंट्स, राइट है क्या? मैंने यहाँ पे जो लिखा है एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स कौन हो सकते हैं, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, कुछ भी हो सकता है, जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स है सब हो सकते हैं। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है क्या? फिर इसको मैंने क्या दिया, नीचे से लाइट मिला है इसको इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ऐसे याद रखो कि नीचे से इसको क्या मिल रहा है, लाइट, और लाइट कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। इतना कॉमन टॉपिक क्लियर है क्या? फिर ये फोटॉन्स किसको मिल गया, क्लोरोफिल ए, बी, ये किसके पास गया, क्लोरोफिल ए। अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो, तुमको साइकिल खुद बनाना है क्या बुक में, ये जितना इजी लग रहा है उतना इजी है ही नहीं। स्टार्टिंग का क्लोरोप्लास्ट भूल जाओगे, थैलाकॉइड में क्या हुआ आगे जाके, क्योंकि अकेला एक साइकिल नहीं है, इसके बाद साइकिलिक है, फिर साइकिलिक के बाद केल्विन साइकिल है, केल्विन के बाद फोटो रेस्पिरेशन वाला साइकिल है, फिर उसके बाद और एक साइकिल है C4 प्लांट के लिए, तो बहुत सारे साइकिल्स है। बोर्ड पे फोकस रखो, ईजी लगेगा तुम। फोटॉन्स किसके पास गए, एसेसरी पिगमेंट्स, उसने दिया किसको, क्लोरोफिल ए को। अब ये क्लोरोफिल ए, इसको हमने नाम क्या दिया था, दिस इज रिएक्शन सेंटर है ना, लेकिन क्लोरोफिल ए का कुछ तो रेंज रहेगा, तो हमने इसको अगर सपोज नाम दे दिया 680, तो अगर ये 680 है तो ये कौन सा फोटो सिस्टम है, दिस इज फोटो सिस्टम 2, ये क्या रहेगा, फोटो सिस्टम 2 है ना ये, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 का ही रेंज कितना था, 680 नैनोमीटर। इतना क्लियर है? क्लोरोफिल ए के पास अब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इतना क्लियर है? मैं अगर डायरेक्टली 4e इलेक्ट्रॉन लिखूँ तो माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में मैं तुमको बताऊंगा जितना वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होगा उतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। यही रिएक्शन में तुमको मैं 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में भी करा सकता हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और साथ में तुम लोग बोलोगे 10 तो 10 भी करा सकते हो। क्लियर है? लेकिन हम लोग किसको फॉलो करेंगे, 4e इलेक्ट्रॉन। जब इसने एमिट किया तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4e। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 4e। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PEA। अगर सपोज यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, सबसे पहले किसने उसको एक्सेप्ट किया, तो तुमको याद रखना है प्लास्टोक्यूनॉन। एक वर्ड याद रखोगे, क्या याद रखोगे, प्लास्टोक्यूनॉन। अभी फिलहाल में देखो वर्ड याद रखो, मैं तुमको बताता हूँ। ये जो यहाँ पे PEA लिखा है, यहाँ पे एक और भी वर्ड याद रखो, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तुमको इतना वर्ड तो क्लियर हुआ ना, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट किसने किया। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो वहाँ से एमिट ही नहीं होता था। सबसे पहला बात तो यही है, वो यहाँ से एमिट हो रहा है, उसका वर्ड का मतलब है कोई तो उधर एक प्राइमरी बैठा है जो उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक और नाम दिया है तुम्हारे बुक में, स्टेट बोर्ड में अभी प्रेजेंट नहीं है, जूनियर बुक में प्रेजेंट था, उसका नाम था कोएंजाइम। क्या नाम याद रखोगे, कोएंजाइम क्यूनॉन। क्या नाम याद रखोगे, कोएंजाइम क्यूनॉन। फिर कोएंजाइम क्यूनॉन से किसके पास गया, प्लास्टोक्यूनॉन। लेकिन एग्जैक्टली हम कैसा पढ़ते हैं कि जो भी यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन उसको सबसे पहले किसने कैरी आउट किया रहेगा, प्लास्टोक्यूनॉन, क्योंकि इसने उसको दिया है। इतना क्लियर रहेगा? आया इलेक्ट्रॉन गया किसके पास, प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन से फिर आगे वो ट्रैवल कर गया जिसका नाम है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6। क्या याद रखोगे, साइटोक्रोम B6, ये भी एक टाइप का कोएंजाइम है। साइटोक्रोम B6 से वो किसके पास गया, साइटोक्रोम F। इसको तुमको याद ही रखना है क्या, क्या याद रखोगे, साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F। इस बीच में एक सिंथेसिस हुआ जिसका नाम है ATP सिंथेसिस, ADP प्लस IP, इट गिव्स ATP। इतना क्लियर हुआ क्या टॉपिक क्या है, फटाफट बोलो। तुम्हारे पास एक फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 का रेंज कितना है, 680 नैनोमीटर है। उसने जब इलेक्ट्रॉन एमिट किया तो कितना इलेक्ट्रॉन का एमिट किया है, 4e इलेक्ट्रॉन का एमिट किया। कोई तो था जो वहाँ पे उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट था, तो हमने बोला एक कोएंजाइम क्यूनॉन था, साथ में कौन है, प्लास्टोक्यूनॉन। अभी हम इसी को पढ़ते, क्लियर रहेगा क्या, प्लास्टोक्यूनॉन फर्स्ट, ऐसा याद रखो। फिर सेकंड किसके पास गया, वही चीज़
साइटोक्रोम B6 कौन गया, तो बोलोगे कौन, 4e इलेक्ट्रॉन। फिर साइटोक्रोम B6 से किसके पास गया, साइटोक्रोम F कौन गया, 4e इलेक्ट्रॉन। इस बीच में एक सिंथेसिस हुआ जिसको हमने क्या बोला, फोटो फॉस्फोराइलेशन, ऊपर लिखा है, क्लियर है कि नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ADP प्लस IP इट गिव्स ATP। ATP का एक बार इधर फॉर्मेशन हुआ, क्लियर है क्या, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग पढ़ रहे हो, इसमें सबसे मेन कौन है, ATP। इतना क्लियर है क्या, अच्छे से बोर्ड पे जरा फोकस करके रखना कि इसको हमको क्या नाम से याद रखना है, ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इतना क्लियर है, ठीक है। साइटोक्रोम F से अब वो आगे जाएगा जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन, किसके पास जाएगा वो, प्लास्टोसाइनिन कौन जाएगा बोलोगे तो क्या बोलोगे, 4e इलेक्ट्रॉन। इतना तुमको क्लियर है क्या, अच्छे से बोर्ड पे जरा फोकस करो, इतना क्लियर है, ठीक है। फटाफट रिपीट करो, क्या हुआ कैसा हुआ। सबसे पहले तुम्हारे पास एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट थे, एसेसरी पिगमेंट्स को क्या मिला, लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। वही फोटॉन्स वाले लाइट एसेसरी पिगमेंट से आगे ट्रैवल करके क्लोरोफिल ए के पास गए। रीज़न एक ही था, क्योंकि क्लोरोफिल ए ही है जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। जब वो ये सब चीज़ कर रहा था उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एमिट किया। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया वो नेगेटिव चार्ज में था, तो इसको खुद क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन अगर आगे गया ही है तो कोई ना कोई इसको कैरी करने वाला वहाँ पे बैठा रहेगा। तो हमने ऐसा स्टडी किया, कोएंजाइम क्यूनॉन हो सकते थे, प्लास्टो क्यूनॉन, ऐसा दोनों भी तुमको टॉपिक याद रखना है। सबसे मेन किसको याद रखोगे, प्लास्टो क्यूनॉन। फिर प्लास्टो क्यूनॉन से वो किसके पास गया, साइटोक्रोम B6। फिर उसके बाद किसके पास गया, साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F से किसके पास गया, प्लास्टोसाइनिन कौन गया, 4e इलेक्ट्रॉन। कौन, क्या बोलोगे, 4e इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है क्या। अब देखो जादू क्या है, इतना टॉपिक क्लियर है। ये जो सिस्टम था तुमको ये क्लियर हो गया ना, फोटो सिस्टम क्या है, ये फोटो सिस्टम 2 है। अब देखो हमको क्या करना है, फोटो सिस्टम 1। अब क्या बनाओगे, फोटो सिस्टम 1। अब यहाँ पे क्या बनाना है तुमको, फोटो सिस्टम 1, और इसी को क्या नाम दोगे, रिएक्शन सेंटर। इसको नाम क्या दोगे, रिएक्शन सेंटर। इसके इधर मैं ऐसा लिख दूं क्या, CHLA, क्लोरोफिल A, याद रहेगा क्या, क्लोरोफिल A के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, रहने वाला है। क्या इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मिलेंगे। इनको कहाँ से मिला, लाइट। तो याद रखना कि यहाँ पे सपोज सनलाइट है, सनलाइट क्या हो रहा था मालूम है क्या, जब रिएक्शन हुआ तो ये सनलाइट गया इनके पास, एसेसरी पिगमेंट्स के पास। एसेसरी पिगमेंट ने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब किया, आगे जाके क्लोरोफिल ए को दिया, वो केमिकल एनर्जी में अब कन्वर्ट करने वाला है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में उसने एक ATP सिंथेसिस कंप्लीट कर दिया था। इतना क्लियर था ना तुमको। अब देखो दो टॉपिक है, सेकंड क्या है, क्या इनको लाइट नहीं मिलेगा क्या बाहर से, क्या इनको लाइट बाहर से नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वहाँ से भी मिलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल रहा है मेरे को भी बाहर से लाइट चाहिए, ठीक है ले लो लाइट। फोटो सिस्टम कौन सा है ये, P फोटो सिस्टम 1 है। रेंज क्या है, लिखो जरा, बोलो फटाफट। रेंज रहेगा 700। रेंज कौन सा है, 700। क्या रेंज 700 राइट है क्या, नैनोमीटर। क्या लिखना पड़ेगा वहाँ पे, नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 1 का जो भी टॉपिक है इतना क्लियर है, ठीक है। अब अच्छे से फोकस करो कि इसको नीचे से भी फोटॉन्स मिले रहेंगे और यहाँ से इसको 4e इलेक्ट्रॉन भी मिल रहे। अब ये भी क्या एमिट करेगा, मेरे को बोलो फटाफट, बोर्ड पे ध्यान दो। ये भी क्या एमिट करेगा, 4e इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या एमिट करने वाला है, 4e इलेक्ट्रॉन। इसको भी नीचे से लाइट मिल रहा था, उसके बाद कंटिन्यूस लाइट मिलना चालू हो गया 4e इलेक्ट्रॉन से। किसी को भी ये डाउट नहीं आ रहा है सर ये 4 इलेक्ट्रॉन ये बार बार लाइट एब्जॉर्ब करे तो इसको बार बार कंटिन्यू कैसा मिलते रहेंगे, तो उसके पीछे का रीज़न है बताऊंगा। क्योंकि साइकिल का नाम ही क्या है, नॉन साइक्लिक। अभी इतना ईजी कंप्लीट होने वाला ये नहीं है। बोर्ड पे फोकस करो, लास्ट में बताऊंगा कि ये 4e इसको मिला कहाँ से और इसको कंटिन्यू कैसा मिल रहा है वो 4e, उसके पीछे एक रिएक्शन है। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है क्या। अब यहाँ पे भी कोई ना कोई कौन प्रेजेंट रहेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे जो कैरियर है उसका नाम है फेरिडॉक्सिन। क्या नाम याद रखोगे, फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या नाम याद रखना है, फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। नाम को जरा पढ़ लो एक बार, फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरिडॉक्सिन को ने कोई पूछा तो क्या बोलेंगे, फेरिडॉक्सिन इसे प्रोटीन, आयरन वाले प्रोटीन है। अब देखो फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस को हम तुम्हारे बुक में ऐसा लिख के दिया रहेगा FRS। ऐसा है क्या, फॉरेन रिसर्च वगैरह ऐसा कुछ है क्या, वो नहीं। क्या नाम है रखने जाए, फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। नाम में वापस से पढ़ो जरा,
फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग वर्ड आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या नाम है? रेड्यूसिंग। अरे फेरिडॉक्सिन नहीं, वर्ड सबसे मेन कौन है? रेड्यूसिंग। रेड्यूसिंग सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेड्यूसिंग वर्ड का मतलब ही क्या है, जरा ध्यान दो। अभी एफ मिल गया तुमको। अब एफ ने आगे इलेक्ट्रॉन को पास आउट किया, किसको दिया? एफ डी क्या रहेगा? एफ डी जैसे बोला माइंड में क्या नाम याद आता है? एफ डी फेरिडॉक्सिन ना, इतना क्या टेंशन है समझ में ना। फेरिडॉक्सिन क्या फिक्स डिपॉजिट है सारे माइंड में? रियल में फिक्स डिपॉजिट हुआ, जरा ध्यान दो, वही सोच रहे पूरा रो। फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस से किसके पास गया वो? फेरिडॉक्सिन। अब फेरिडॉक्सिन के बाद NADP का नाम क्या है? निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ऐसा तुमको याद रखना है, कुछ भी बोल रहे साथ में, जरा ध्यान दिया, अच्छे से ध्यान दो। अब देखो इसको क्या मिलेगा मालूम है? अच्छे से फोकस करो। इसको भी मिलने वाला क्या मालूम है? इसको मिलेगा H, इसको क्या मिलने वाला है? हाइड्रोजन। अब यहाँ से अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 4H+, तो कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कि मैंने इसको 4 हाइड्रोजन क्यों दिया, क्योंकि जब मैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करूंगा तो मैंने कितना वाटर मॉलिक्यूल लिया रहेगा? 4। बोर्ड पे फोकस है, इतना क्लियर है क्या? फटाक से बोलो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 तुमको यहाँ तक क्लियर है? फिर एक रिएक्शन टॉपिक कंप्लीट। वापस से अच्छे से फोकस करो कि एक सनलाइट है, सनलाइट किसको मिल रहा था? फोटो सिस्टम 2 को मिल रहा था। फोटो सिस्टम 2 का रेंज कितना था? 680 पे था। उसको क्या बोलते? रिएक्शन सेंटर को क्लोरोफिल ए। नीचे एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट थे। लाइट जैसे ही एब्जॉर्ब किया गया, इनको मिला, फिर इनसे किसके पास गया? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ने एमिट किया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन आगे जाके किसके पास गया? प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन से वो आगे ट्रैवल कर गया साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच में एक सिंथेसिस हुआ, जिसने किसका सिंथेसिस किया? ATP बन गया। फिर ATP के बाद क्या हुआ? साइटोक्रोम F से किसके पास गया वो इलेक्ट्रॉन? प्लास्टोसाइनिन के पास गया। प्लास्टोसाइनिन से वही इलेक्ट्रॉन किसके पास गया? फोटो सिस्टम 1 के पास जाने की कोशिश किया। फिर यहाँ पे भी लाइट मिला फोटो सिस्टम 1 को। फोटो सिस्टम 1 ने बाहर से भी लाइट लिया, फिर इसका भी इलेक्ट्रॉन लिया, आगे जाके ट्रैवल करने की कोशिश किया। फिर उसने किसको दिया सबसे पहला कैरी करके? फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस के बाद किसके पास गया वो? फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन के बाद क्या फॉर्मेशन करने लग गया? NADP। NADP का फुल फॉर्म क्या है? निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ऐसा तुमको याद रखना है, NADP। अब इस NADP को मेरे को हाइड्रोजन देना है, कहाँ से दूंगा? मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया 4H, मैंने यहाँ पे लिख दिया था क्या मालूम है? 4E। मैंने यहाँ पे लिख दिया ना 4E। अब अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो, रिएक्शन को कंप्लीट करते। खाली एक चीज याद रखो, अगर मैंने कहीं पे ऐसा वर्ड लिख दिया फोटोलिसिस, तो क्या बोलोगे? फोटोलिसिस लिखा तो क्या बोलोगे? जरा ध्यान दो। सपोज यहाँ पे देखो, जो मैं तुमको रिएक्शन बता रहा हूँ, एक बार फोकस करोगे टॉपिक समझेगा। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो तुमको याद रखना है कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 2-3 नाम है। एग्जाम में एक बार पूछा गया था, बोर्ड एग्जाम में, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, बच्चा पढ़ के गया था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लिख नहीं पाया। रीज़न क्या है? 2 नाम है, दोनों भी पढ़ो। फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी वही है, और साथ में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी उसी को बोला गया। अब देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमने कितना वाटर लिया? 4H2O। क्लियर है? अब 4H2O में से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा? सपोज अगर मैंने 4H रिमूव किया, ये मेरे प्रोटॉन हो गए, प्लस 4E मेरे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस 2H2O मेरा क्या हो गया? वाटर हो गया, प्लस O2 जो बचा मेरा क्या हो गया? वो ऑक्सीजन हो गया। हमको भी तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इतना सब स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं? हमको लास्ट में क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ये रिएक्शन इधर करके दिखाओ क्या? हाफ पार्ट उधर भेजूंगा, हाफ पार्ट इधर। तुम्हारा टॉपिक क्या हो जाएगा ये वाला? क्लियर। अच्छे से बोर्ड पे ध्यान दो। वाटर कितना प्रेजेंट है? 4H2O। 4H2O में H कितना है? H इजिकल टू 8, O इजिकल टू 4। अब देखो इसमें क्या बचा? 4H+ अगर मैंने रिमूव किया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, तो 4 क्या चले गया? H। अब कितना बचा इधर? खाली 4 बचा। क्लियर है? इसी के साथ में क्या रिमूव रहेगा? 4E इलेक्ट्रॉन भी रिमूव रहेगा। यहाँ तक का टॉपिक क्लियर है? पक्का। अब मेरे पास कितना बचा है? H 4। अगर मैं ऐसा लिखूँ 2H2O,
तो क्या होएगा, वाटर बना ना मेरे पास 2H2O, ये 4H बैलेंस हो गए, इसमें से अभी खाली कितना हो बचा 2, और लास्ट में क्या रिमूव हुआ O2। अब अगर इस साइकिल को कंप्लीट करना है तो इसको नॉन साइक्लिक सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नाम दिया, रीज़न क्या था, हम इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहे थे लेकिन इलेक्ट्रॉन रिटर्न वापस मेरे पास आया क्या, नहीं। अगर वही इलेक्ट्रॉन घूम के वापस क्लोरोफिल ए को मिलता ना, ये वाले फोटो सिस्टम 2 को, तो ये साइकिल का नाम क्या रहता था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइकिल रिटर्न नहीं आया, हमने बोला हमारा साइकिल है ही नहीं, नाम क्या दिया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन हमने बोला हम थोड़ा जॉइंट रहेंगे इनके साथ। जॉइंट वर्ड का मतलब क्या है, अब देखो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, इनके पास आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए को एक ही बार लाइट मिला, वो अपना रिएक्शन चालू कर दिया फोटॉन्स के थ्रू में, लेकिन उसको कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे रहा है तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से मिल रहा है। इतना क्लियर है क्या पक्का। फिर तुम लोग बोलोगे सर इसको H2 कहाँ से मिल गया। अब अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे, इसको अगर मैं 4H दे दूँ तो इसका नाम क्या बनेगा मालूम है, 2NADH2। ऐसा क्लियर है पक्का। देखो अब तुमको बताओ क्या, तुम्हारे बुक में 2E इलेक्ट्रॉन से भी दिया है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन होता तो क्या रहता था मालूम है, ये 2 नहीं आता इधर सामने, क्लियर है क्या, खाली क्या बनता NADH2। अगर समझो मेरे पास कुछ भी नहीं रहता, खाली एक इलेक्ट्रॉन रहता, तो मैं ना तो 2 लिखता ना तो उधर H2 लिखता, NADH लिखता और एक साथ में लास्ट में एक H लिख देता। ऐसे खाली लिख के मेरे को क्या करना पड़ता मेरे टॉपिक को क्लियर। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 रहेगा या 4 रहेगा। 4 रहेगा तो इसको क्या दोगे तुम, 4 हाइड्रोजन के फॉर्म में दोगे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और साथ में क्या होगा, O2 भी रिमूव होगा। O2 रिमूव होता है क्या फोटोसिंथेसिस के स्टार्टिंग में रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस निकला था ना फ्री ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में O2 को रिमूव किया गया ऐसे फ्री ऑक्सीजन। क्या वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हुआ है, क्या हुआ है, क्या CO2 नहीं हुआ था क्या रिमूव, CO2 तो ऐड हुआ था ना, क्लियर है। CO2 का डाउट है कैसा कुछ नहीं, तुमको याद रखना ग्लूकोज ये यूज़ कर लिया रहेगा, बचा हुआ 2 चीज़ क्या है तुम्हारे पास, एक तो क्या बचा वाटर और साथ में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ही तुम्हारा प्रोडक्ट है। कोई है जिसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी डाउट है, क्या क्लियर है। इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो घर पे नींद ही नहीं आएगा तुमको, खाली यही याद रहेगा। दूसरा जाते दूसरे पे, क्लियर रहेगा कि नॉन साइक्लिक, अब बोर्ड पे फोकस करो जरा, बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दो। अभी सेकंड क्या है, साइकिल का नाम क्या है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। वापस से नाम बोलो क्या दिया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है क्या। अब मैं बाकी सब चीज़ लिखूंगा, तुमसे पूछूंगा फोटो सिस्टम 1 है क्या, फोटो सिस्टम 2 है। बोर्ड पर अच्छे से फोकस करके रखो। सबसे पहले डायरेक्टली रिएक्शन सेंटर बना दिया, CHLA लिख दिया, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, रेंज 700 नैनोमीटर दे दिया, इसी को नाम क्या दिया, रिएक्शन सेंटर नाम दे दिया। नीचे क्या प्रेजेंट है, एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ये एसेसरी पिगमेंट्स कौन हो सकते हैं, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इतना क्लियर है क्या। फिर हमने इसको बाहर से क्या दिया है, लाइट मिला है। जैसे इसको लाइट मिला रहेगा, इसने भी इलेक्ट्रॉन को क्या किया रहेगा, एमिट किया रहेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा यहाँ से, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, मैंने खाली एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, क्योंकि रीज़न क्या है, रीज़न एक ही है, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है मालूम है, साइक्लिक। साइक्लिक वर्ड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा रिटर्न मेरे को ही चाहिए, बीच में कोई दूसरा रिएक्शन होने वाला है क्या, नहीं। तो इसके लिए इसका नाम क्या है, साइक्लिक। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में वर्ड का मतलब समझा क्या है। नॉन साइक्लिक इसके लिए नॉन साइक्लिक था क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो निकले वो वापस उसके पास कभी आए ही नहीं, इसके लिए उसका नाम क्या हो गया, नॉन साइक्लिक। ये बोल रहा मैं तो साइक्लिक हूँ, वापस से कुछ भी होएगा तो घूम फिर के किसके पास आने वाला है, उसके पास ही आएगा। तो सन से इसको लाइट मिली, तो यहाँ से तुमको मालूम रहेगा ना फोटॉन्स, नीचे क्या प्रेजेंट रहेगा, फोटॉन्स के फॉर्म में, तो वो आगे पास आउट होने लग गई क्लोरोफिल ए से, फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एमिट हुआ। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट रहेगा सबसे फर्स्ट, उसका नाम क्या है, देखो मैं लिख रहा हूँ, बाकी नाम तुम लोग बोलोगे, FRS, फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरिडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस के बाद वो किसके पास जाएगा, तुमने ऐसा पढ़ा है ना FD, क्लियर है कि नहीं, क्या वो FD के पास जाएगा क्या, डायरेक्टली तुमको क्या दिया, देखो तुम्हारे बुक में FD के बारे में नहीं दिया है। साइक्लिक में डायरेक्टली याद रखो कि अगर FD के पास भी गया तो वापस से जाएगा वो प्लास्टोक्यूनॉन,
देखो दो चीज़ का एडिशन करना है, साइक्लिक वाले में तुमको नॉन साइक्लिक के भी कुछ आने चाहिए और साथ में साइक्लिक के बने चाहिए। तो हमने क्या देखा कि एफआरएस से डायरेक्टली किसके पास जाता है कोई भी चीज़, एफडी। तो मैं प्लास्टोसाइनिन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली साइटोक्रोम B6 लिखता हूँ। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, साइटोक्रोम B6। CYT वर्ड का मतलब ये तुमको क्लियर हो गया रहेगा। CYT मतलब क्या है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F। यहाँ पे क्या रहेगा, साइटोक्रोम F। और साइटोक्रोम F के बाद क्या आएगा, PC। PC मतलब क्या है, प्लास्टोसाइनिन। क्लियर है क्या, प्लास्टोसाइनिन तक क्लियर है। अब ये प्लास्टोसाइनिन के पास भी क्या आया था मालूम है, वही इलेक्ट्रॉन। ये दे रहे क्या थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इस बीच में दोनों के एक बार एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे हुआ और एक बार एटीपी सिंथेसिस यहाँ पे हुआ। जब भी एटीपी बना रहेगा तो क्या हुआ रहेगा, ADP प्लस IP, ADP प्लस IP। इतना क्लियर है क्या, इलेक्ट्रॉन फिर से घूम के इसी के पास आ गया तो इसके लिए वो क्या बन गया, साइक्लिक। और पिछले वाले के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, इसके लिए वो क्या था, नॉन साइक्लिक। इसके पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है, इसके लिए इसके पास क्या चीज़ नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट। इसके पास हमको ये प्रोडक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। मिलता है क्या, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिखेगा जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू में होता है। क्लियर है। अब दोनों के बीच में तुमको कुछ डिफ्रेंशिएशन बता दो, अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो तो समझेगा। इतना पहला क्लियर है क्या, देखो याद रखना। और एक चीज़ जरा बुक में ध्यान दो, मैं तुमको जितने भी बुक्स है सबसे मिक्सअप में पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं। देखो अगर तुम ओल्ड बुक में जाओगे तो तुमको वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, FD। तुम्हारे डायरेक्ट न्यू बुक में देखोगे फेरेडॉक्सिन से डायरेक्टली साइटोक्रोम B6 भी दिया रहता है, कभी कभी साइटोक्रोम F भी दिया रहेगा और डायरेक्टली लास्ट में क्या दिया रहेगा, प्लास्टोसाइनिन। लेकिन एक वर्ड सबसे मेन है, तुमको ये याद रखना है, कितना ATP का सिंथेसिस हुआ, 2 ATP सिंथेसिस यहाँ पे हुआ और साथ में ATP सिंथेसिस यहाँ पे हुआ। क्या ये इस ATP सिंथेसिस को हम लोग यही नाम दें, फोटोफॉस्फोराइलेशन दे सकते हैं ना। क्लियर है क्या, ये साइक्लिक क्लियर है। कोई है जिसको अभी भी साइक्लिक में डाउट है, टाइम देखो कितना हुआ, 11:42 1 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद और 3 साइकिल है, इसको फाइनल कर। इतना क्लियर है क्या, ठीक है। देखो तुमको नॉन साइक्लिक भी समझ में आ गया, साइक्लिक भी। दोनों के बीच में 4 डिफरेंशिएशन बता दो क्या रह सकता है, मतलब जो इसमें है उसमें नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो मैं नॉन लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दो, नॉन साइक्लिक। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, साइक्लिक। अच्छे से बोर्ड पे फोकस कर दो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दो फटाफट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है फोटो सिस्टम लिखा, फटाफट बोर्ड पे फोकस करके आंसर दो। तुम्हारे पास नॉन साइक्लिक है और साथ में क्या प्रेजेंट है, साइक्लिक। नॉन साइक्लिक यहाँ पे क्या लिखूँ, कितने फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे क्या लिखूँ, फोटो सिस्टम 1। क्लियर है। यहाँ पे अगर लिख दिया फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो क्या बोलोगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बट डस नॉट टेक प्लेस इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे जो तुमको प्रोडक्ट बन के मिला वो प्रोडक्ट क्या था, प्रोडक्ट क्या था तुम्हारे पास, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल हुआ वो किधर गया वापस से, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होके इसके पास रिटर्न आया क्या साइक्लिक के फॉर्म में। सपोज जो इलेक्ट्रॉन निकला वापस आया नहीं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन जहाँ से ट्रैवल होगा फिर से वापस से उसी के पास आता है, इसके लिए क्या है, साइक्लिक है। कोई तुमको पूछेगा नॉन साइक्लिक में तुमको एनर्जी के फॉर्म में क्या मिला तो तुम आंसर क्या दोगे मालूम है, ATP NADP। वैसा तुमको याद रखना है। ये बोलेगा मेरे पास खाली क्या है, ATP है। कितना है, 2 है। ये बोला मेरे पास कितना है, 1 है। और मेरे पास एक NADPH2 भी प्रेजेंट है। इतना क्लियर रहेगा क्या टॉपिक, पक्का क्लियर है क्या। ये तुमको उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन याद रखना है, किसके पास कौन से फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, क्या करते हैं, क्या रोल है। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है कि तुमको इजी लग रहा है कि हार्ड लग रहा है, इजी तो है नहीं, हार्ड है ना। देखो अब सबसे इजी पार्ट तुमको स्टार्ट करके, अभी देखो जितना भी था सब हो गया, सब इजी इजी चीज खत्म हो गए। सबसे मेन चीज लास्ट, देखो जरा ध्यान दो और एक चीज़ जरा फोकस करो।
जितने भी साइकिल है इसको डिटेल में कर लेंगे, लास्ट में थियरी देखते हैं। तुमको थियरी में ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जैक्टली क्या है। केल्विन साइकिल आ गया टॉपिक। अब जहाँ पे केल्विन जो दो तुमको मैंने पीछे दो साइकिल बताए वो दोनों भी कहाँ पे टेक प्लेस हो रहे थे मालूम है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। वो कहाँ पे टेक प्लेस हो रहे थे? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। दोनों भी कौन से? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साथ में कौन सा था? नॉन साइक्लिक। अब मेरे को यहाँ पे बताओ ये क्या है? स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस होता है? स्ट्रोमा में हमेशा कौन सा रिएक्शन टेक प्लेस होगा? डार्क रिएक्शन। यहीं पे तुम्हारा बनने वाला क्या मालूम है? अभी ग्लूकोज। तुमने अभी तक जो स्टोरी देखा वो सिर्फ लाइट का सिंथेसिस चल रहा था। किसने एब्जॉर्ब किया, क्या किया? इलेक्ट्रॉन। क्या क्या चीज़ दो बन के रेडी है अभी भी? ATP NADPH2। ऐसा याद रखा तो भी चलेगा। जरा अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो, क्या क्या बना है। केल्विन साइकिल, श्रेया बोर्ड पे ध्यान दे। केल्विन साइकिल देखो कहाँ पे रन हो रहा है? स्ट्रोमा। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ATP और साथ में क्या प्रेजेंट है? NADPH2। ये जो ATP है और साथ में NADPH2 इनका स्टोरी देखो कैसा है। जरा बोर्ड पे फोकस करो तब तुमको समझेगा। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये कौन सा मेम्ब्रेन है? थैलाकॉइड। यहाँ पे तुम्हारे पास फोटो सिस्टम रन हो रहे थे, याद है क्या? जब ये अपना प्रोडक्ट बनाएंगे ATP या तो ये बनाएंगे NADPH2, तो ये रिलीज किधर करते हैं मालूम है? स्ट्रोमा में रिलीज करते हैं। कहाँ पे रिलीज करेंगे? स्ट्रोमा। तो इतना टॉपिक क्लियर हुआ क्या? पहला जो साइकिल चला वो सेल के अंदर हुआ। सेल के अंदर किधर? क्लोरोप्लास्ट। फिर तुम लोग बोले क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में कहाँ पे? फोटो सिस्टम में हुआ, क्योंकि फोटो सिस्टम के पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल, पिगमेंट्स। वो जब पिगमेंट्स के थ्रू में रिएक्शन हुआ तो उसने दो चीज़ प्रोडक्ट बना के दिया, ATP और साथ में क्या दिया? NADPH2। ये सबसे इंपॉर्टेंट एसिमुलेटरी पावर है। अगर ये पावर नहीं रहेगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा बोला गया और इन्होंने पहले से ही बना के रख दिया। इतना टॉपिक क्लियर है क्या? यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? इन दोनों का नीड है ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? अब जो केल्विन साइकिल तुमको मालूम ही पड़ गया कि किस पे चलने वाला है? स्ट्रोमा पे। अब डायरेक्टली साइकिल पे आते हैं, बोर्ड पे फोकस करो। लास्ट है साइकिल, उसके बाद स्टॉप करेंगे 12 बजे परफेक्ट। तो बोर्ड पे जरा अच्छे से फोकस करो। क्या दिख रहा है दूर से? जरा नाम पढ़ो, क्या लिखा है? RUBP। राइबुलोस। नाम बोलो साथ में, तुमको याद करना है। राइबुलोस 1,5 बाय फॉस्फेट। क्या नाम लिखा है? राइबुलोस 1,5 बाय फॉस्फेट। राइबुलोस 1,5 डाई फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। डाई बोलो, बाय बोलो, दोनों भी क्लियर है। अभी बाय बोलो जब नहीं, अभी डाई बोल दो, याद रखो जब जाएगा तो बाय कर देना। टॉपिक क्या हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि ये साइकिल है ना। केल्विन के आगे क्या नाम था? साइकिल। ये साइकिल रन होके वापस आने वाला है कुछ ना कुछ, मतलब ये टॉपिक में वापस से RUBP बनने वाला है। इतना क्लियर है क्या? बोर्ड पे फोकस रखो फटाफट। यहाँ पे RUBP बाहर से क्या एंटर करने वाला है? अब अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो बाहर से कौन आता है? CO2। CO2 बोल रहे पहला मैं अकेला आऊँगा। CO2 ने क्या बोला? पहला मैं अकेला आया, तो मैंने इसको अकेले के टाइम पे क्या लिख दिया? इसके पास कार्बन कितना है? 1C। कार्बन कितना है? एक सिंगल कार्बन प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसके मॉलिक्यूल के बारे में बात करोगे तो कितने मॉलिक्यूल रहेंगे मालूम है? 6 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल। कार्बन कितना है? 1। RUBP में राइबुलोज वर्ड आ गया। कितने कार्बन वाला शुगर है? 5 कार्बन। मॉलिक्यूल इसके भी कितने रहेंगे? 6 मॉलिक्यूल। जहाँ पे 6M लिखा वो क्या है तुम्हारे मालूम है? दे आर मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 6। 6 molecule of RUBP, 6 molecule of CO2, 5 carbon molecule of RUBP, 1 carbon molecule of CO2। मतलब CO2 के अंदर एक कार्बन है, इतना क्लियर है। और RUBP के पास कितने कार्बन है? 5। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, when RUBP react with CO2, it gives unstable product। क्या मिलेगा? Unstable product, that is nothing but keto acid। क्या रहेगा वो? कीटो एसिड। अब मेरे को और एक चीज़ बताओ, तुम्हारे पास RUBP प्रेजेंट है, तुमने एडिशन किसका किया? CO2। जिधर पे भी CO2 के साथ में रिएक्शन होगा डायरेक्टली याद रखना कि रिएक्शन को नाम क्या देंगे? कार्बो ऑक्सीडेशन। क्लियर है कि नहीं? कार्बो ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है ना, तो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको क्या नाम दोगे? कार्बो ऑक्सीडेशन। क्लियर रहेगा? इतना टॉपिक क्लियर है क्या? इतना पक्का क्लियर है? यहाँ पे जो एंजाइम है,
एंजाइम एक ही एंजाइम यूज होता है बार बार। रूबिस्को क्या नाम याद रखोगे? रूबिस्को कार्बोऑक्सीलेस। क्या नाम याद रखोगे? रूबिस्को कार्बोऑक्सीलेस। पूरा चैप्टर अगर एक ही बार में कंप्लीट किया ना, यहाँ से जाने के बाद कल नहीं आएंगे लोग। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा स्पीड जा रहा है, कुछ लग रहा है स्पीड? क्या समझ रहे? स्टार्टिंग प्रोडक्ट कौन सा है इसमें बताओ? RUPP कितने मॉलिक्यूल का है? 6 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। ऐसा याद रखो कि जितने भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल को माइंड में याद रखो कि पहले अभी कितने प्रेजेंट है? 6। फिर मैंने बोला कार्बन वाला कितना मॉलिक्यूल है, तो CO2 के पास 1 कार्बन है, RUPP के पास 5 कार्बन है। ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बना हुआ रहेगा वो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना रहेगा। क्या बना रहेगा? 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो हुआ क्या, जरा ध्यान दो। तुमको ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन के मिले। क्या बन के मिले? 3 कार्बन वाले ऐसे 2 मॉलिक्यूल तुमको बन के मिल गए। एक मॉलिक्यूल ऊपर वाला, दूसरा ये मॉलिक्यूल। जरा अच्छे से बोर्ड पे फोकस करो। हुआ क्या है देखो, RUPP plus CO2 in the presence of Rubisco carboxylase, it gives unstable product. When unstable product react with water, it gives phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid. नाम डेंजर लग रहा है क्या तुमको? बहुत इजी है। कितना इजी है देखो। RUPP का नाम क्या है? राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट व्हेन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को कार्बोऑक्सीलेस, इट गिव्स unstable product that is keto acid. Keto acid react with water, it gives phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid 3C compound. Which compound? 3C। मतलब यहाँ पे 3C वाले तुमको 2 कंपाउंड देखने के लिए मिले। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या अभी फिलहाल का टॉपिक? जो 6 मॉलिक्यूल था वो अलग अलग हो गया ना डायरेक्टली। अरे ऊपर वाले 3 हो गए, नीचे 3 बन के मिल गया। समझ में आया? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के तुमको 2 मॉलिक्यूल देखने के लिए मिले। दोनों के पास कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है। इतना क्लियर है क्या? लेकिन मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे। बोलो क्यों? क्योंकि पहले तो एक ही मॉलिक्यूल में था, अब 6 का डबल कितना होएगा? 12। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 12 मॉलिक्यूल, लेकिन कार्बन कितने हैं? 3। इतना क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? एक टॉपिक कंप्लीट जिसका नाम है कार्बोऑक्सीलेशन। ये जो हुआ वो क्या था? कार्बोऑक्सीलेशन। इतना क्लियर है? अब हम जाएंगे रिडक्शन पे। अब जरा ध्यान दो। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये रिएक्ट करेगा, देखो किससे? हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे 12 ATP से। तो क्या बन के मिलेगा? 12 ADP प्लस IP। अच्छे से बोर्ड पे जरा फोकस करो, बोर्ड पे फोकस रहना चाहिए। 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन के मिला। तुमको माइंड में आता रहेगा, खुद ही पढ़ रहे, खुद ही लिखते जा रहे, ऐसा कुछ है क्या माइंड में? वो नाम तुमको भी पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये रिएक्शन कोई केमिस्ट्री के रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। वो ऐसा लिख के दिया है। तुम लोग इसको AT के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरेट भी पढ़ सकते हैं, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट भी बोला जा सकता है। लेकिन अभी साइकिल में हम क्या लिखते चल रहे हैं? एसिड। अभी फटाफट बोलो। अब हमारा सेकंड रिएक्शन देखो कहाँ चल। कोई अगर तुमको पूछेगा केल्विन साइकिल का सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये पूरे रो में से कोई भी आंसर दे सकता है। केल्विन साइकिल का सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट का नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये गरीब क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल पूछा क्या तुमको? नहीं। कार्बोऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ, सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन के मिला, तो डायरेक्टली क्या बोलोगे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कार्बन कितने हैं? 3। मॉलिक्यूल कितना है? 12। फिर रिएक्शन किसके साथ में किया? 12 ATP गिव्स 12 ADP प्लस IP। क्या बन के मिला? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिएक्शन किया 2NADPH2 के साथ में, क्या बन के मिला? 12 NADP। ऐसा तुमको बन के मिला है। क्या बन के मिला?
12 NADPH2 gives 12 NADP। अब तुम लोग बोलोगे सर ATP NADPH2 क्यों बोल रहे बार बार? स्टार्टिंग में बोला ना तुमको, पीछे वाले साइकिल में क्या बन के मिला है? ATP, साथ में क्या बन के मिला है? NADPH2। तो हम लोग वो हिसाब से इसको यूज़ करेंगे ना यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? इतना समझ में आ रहा है? जब ऐसा कुछ यूज़ होता है तो ये कार्बोक्सिलेशन नहीं बोला जाएगा, दिस इज़ व्हाट रिडक्शन। इसको क्या याद रखोगे? ये पूरा टॉपिक क्या हुआ? रिडक्शन। लेकिन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो हमको एक प्रोडक्ट बन के मिला जिसका नाम है पागल। क्या नाम याद रखोगे? पागल। और नीचे मिलेगा धाप। पागल और धाप, इसका नाम पागल नहीं है, जरा याद रखो। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ऐसा याद रखोगे तो तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा। अनस्टेबल के जस्ट नीचे कौन होता है? ऐसे स्टेट चेन में डायरेक्टली याद रखो। अनस्टेबल के जस्ट नीचे कौन आया? PgAl। पागल को याद रखो, उसका नाम क्या है? और तुमको मालूम है वो कौन है? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। जो ध्यान नहीं दे रहे बोर्ड पे वो सेम इसके जैसे रहेंगे। देखो कंफ्यूज है, ये खुद भी कंफ्यूज है। कितने मॉलिक्यूल का है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड? 12 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल का है? 12 मॉलिक्यूल। आउट ऑफ 12 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, देखो ये जो 2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट है ना, वो नीचे जाएंगे किस चीज़ के लिए मालूम है? सिंथेसिस। नीचे क्या होने वाला है? सिंथेसिस। और इसके आगे क्या होगा मालूम है? जरा ध्यान दो। 10 मॉलिक्यूल। देखो बोर्ड पे फोकस करो, साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है और वन सिंगल लेक्चर में कंप्लीट होने वाला कोई टॉपिक है नहीं, लेकिन आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बोर्ड पे फोकस करो अच्छे से। क्या हुआ? क्या प्रेजेंट है तुम्हारे पास? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन का? 3 का। कितना? 2। कितने मॉलिक्यूल का? 12 मॉलिक्यूल। जब हमको ऐसा 12 मॉलिक्यूल दिखा तो हमने बोला सबके साथ में रिएक्शन करना पड़ेगा ना ATP का। एक एक को थोड़ी भेजेंगे, 12 मॉलिक्यूल है इतने, तो सबके साथ में हमने क्या किया? 12 ATP मॉलिक्यूल को बोला जाओ सिंथेसिस करो, तो हमने यहाँ पे कर लिया। फिर हमको उससे क्या बन के मिला? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ में किसको भेजा? NADPH2। तुमको मालूम है निकोटिनामाइड, एडिनाइन, डाइनिक्लोराइड, फॉस्फेट। यहाँ तक जो था मेरा क्या था? कौन सा टॉपिक? रिडक्शन। इस रिडक्शन के बाद हमको एक प्रोडक्ट बन के मिला जो क्या नाम था? PgAl और धाप। दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स वर्ड का मतलब मालूम है क्या होता है? दोनों भी सेम है, जैसा ग्लूकोज फ्रक्टोज होते हैं ना, वैसे ये दोनों भी है। कौन? PgAl और साथ में धाप। धाप का नाम देखो, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इतना क्लियर है क्या? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसका नाम है? धाप का। अब देखो कितने मॉलिक्यूल थे मेरे पास टोटल? 12। 12 में से 2 नीचे चले गए, किस चीज के लिए? सिंथेसिस। तो रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल किस चीज के लिए जाएंगे? रीजनरेशन। किसके लिए जाएंगे? रीजनरेशन। अगर रीजनरेशन होगा तो क्या होगा मालूम है? ये PgAl, देखो जरा ध्यान दो, 10 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl बनाएंगे ज़ाइलुलोस। एक शुगर है, मालूम है कि नहीं? देखो अब शुगर क्या क्या बन रहा है यहाँ से, देखो जरा ध्यान दो। शुगर कौन से? ज़ाइलुलोस एक शुगर बना। फिर उसके बाद क्या बना? एरिथ्रोस। मैंने एरिथ्रोस भी बताया। एरिथ्रोस कितने कार्बन वाला शुगर है? 4 कार्बन। 4 मीन्स एरिथ्रोस। ट्रायोस था ना वो, ट्रायोस। टेट्रोस में एग्जाम्पल, ट्रायोस में ग्लिसरैल्डिहाइड का एग्जाम्पल दिया था, टेट्रोस में तुमको एरिथ्रोस का एग्जाम्पल दिया था, पेंटोस में तुमको राइबोस का एग्जाम्पल दिया। आज एक नया आ गया उसका छोटा भाई, ज़ाइलुलोस, एरिथ्रोस। और साथ में और एक एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलेस, जिसका बुक चालू है, कुछ मतलब नहीं है। सीडोहेप्टुलेस में कार्बन कितना प्रेजेंट है? 7 कार्बन। कितने प्रेजेंट है? 7। क्लियर रहेगा क्या? हेक्सोस में था क्या स्टोरी? हेक्सोस में ऐसा कोई भी स्टोरी नहीं है। हेक्सोस में कौन कौन प्रेजेंट है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सीडोहेप्टुलेस। हेक्सोस के बाद क्या आता है? हेक्सोस के बाद हेप्टोस। ये हेप्टोस वाला है, सीडोहेप्टुलेस। और ये सीडोहेप्टुलेस के बाद क्या बनेगा मालूम है? RUMP। क्या बनेगा? RUMP, राइबोलोस 1,5 मोनोफॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या बन के मिल गया? मोनोफॉस्फेट। और इसी मोनोफॉस्फेट में अगर एक फॉस्फेट ग्रुप का और एडिशन कर दिया तो क्या बन जाएगा? राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। इतना टॉपिक क्लियर है क्या? ये हो गया रीजनरेशन। सिंथेसिस तुमको मैं यहाँ पे बाजू में करके दिखा दूँ कि एक्जैक्टली सिंथेसिस में क्या हो रहेगा। अच्छे से याद करो, सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल। एग्जाम में स्टेट बोर्ड में टीचर एक ही क्वेश्चन पूछती है, उसका नाम है केल्विन। क्लियर है? केल्विन मेल्विन, इसका नाम है, पूरा नाम केल्विन मेल्विन है। तो जरा ध्यान दो, केल्विन मेल्विन ने ये साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ही क्यों नाम दिया? C3 साइकिल क्यों नाम दिया मालूम है इसको? C3 साइकिल इसको नाम क्यों दिया रहेगा? 6 मॉलिक्यूल लेता है,
6 कार्बन वाला, बना था कितना है 3 वाला, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसके लिए इसका नाम क्या है C3। क्लियर रहेगा क्या? C3 इसको नाम क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे क्या बन के मिला था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो बोर्ड पीछे है, तुम लोग मेरे साथ रिपीट करो, तुमको आता है क्या बोलना, जरा अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले RUBP नाम बोलो, राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट। राइबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट को बाहर से क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को कार्बोऑक्सीलेज इट गिव्स अनस्टेबल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज कीटो एसिड। कीटो एसिड के बाद तुमने वाटर का एडिशन किया, तुमको डायरेक्टली प्रोडक्ट बन के मिला क्या? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन के मिले। मॉलिक्यूल मतलब ये 2 मिला, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल काउंट करेंगे तो कितना हो गया? वो 12 मॉलिक्यूल हो गया। कार्बन कितने वाला है? 3 कार्बन। फिर हमने जब इतना 12 मॉलिक्यूल है तो 12 ATP लगेगा, ये सोच के हमने ATP दिया इनको, तो ATP का यूज किया तो 12 ATP गिव्स 12 ADP प्लस IP। फिर हमको बन के क्या मिला? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में हमने एडिशन किया किसका? NADPH2। 12 NADPH2 उसको जैसे ही दिया उसने हमको रिडक्शन करके दिया 12 NADP। इतना क्लियर हुआ। फिर उसने एक प्रोडक्ट तुमको बना के दे दिया PGAL और साथ में दाप। क्लियर है? फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और साथ में डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये कितने मॉलिक्यूल के थे? 12। इसमें से 10 गए किस चीज़ के लिए? रीजेनरेशन के लिए 10 गए, और बाकी के जो 2 मॉलिक्यूल है वो किस चीज़ के लिए गए? सिंथेसिस के लिए गए। इतना क्लियर है क्या? रिमेनिंग 2 मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के लिए यूज हो रहा है? सिंथेसिस के लिए यूज हो रहा है। बाकी के मॉलिक्यूल रीजनरेशन के लिए। रीजनरेशन में तुमको क्या देखने के लिए मिला? जाइलोलोज शुगर, एरिथ्रोज, सीडोएप्टुलेस और RUMP। रीजनरेशन के शुगर में तुमको देखो कुछ बुक में ऐसा कुछ रिएक्शन दिए भी है और कुछ बुक में रिएक्शन नहीं भी दिए, तो तुमको क्या याद रखना मालूम है? RUMP के बाद क्या रहेगा? RUBP। तो जहाँ पे RUMP प्रेजेंट है उसमें फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन किया, क्या बन के मिला? RUBP। ऐसा ये 6 टाइम साइकिल चलेगा, तब जाके एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बन के मिलता है। सिंथेसिस बताओ क्या सेकंड पेज पे? सिंथेसिस देखो, घर पे जाओ जरा ध्यान दो। देखो ये PGAL था और ये क्या था तुम्हारे पास? धाप। PGAL और धाप। अब देखो धाप से कंटिन्यू करेंगे। धाप क्या बना के देगा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्या बन के मिलेगा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। वापस से नाम बोलो, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का हम डीफॉस्फोरिलाइजेशन करेंगे तो क्या बन के मिलेगा? डीफॉस्फोरिलेशन का मतलब उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर रहे, क्या बन के मिलेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब क्या बन के मिलेगा? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर इसका हम आइसोमराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग द एंजाइम आइसोमरेज। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से तुमको डायरेक्टली क्या मिलेगा? आइसोमर्स मतलब क्या होते हैं? सेम। तो क्या बन के मिलना चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बन के मिला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब अगर इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से भी फॉस्फेट को निकाल दिया जाए, गरीब लास्ट कौन बचा तुम्हारे पास? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का क्या नाम है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है? सिंगल मॉलिक्यूल। इतना ब्रेक डाउन किया तुमने, इतना तोड़ा, लास्ट में मॉलिक्यूल कितने बचे? 1। फिर इसका फॉर्मूला क्या आया? C6H12O6। ये 6 कार्बन क्यों मिले? क्योंकि हमने 6 क्या लिया था? RUBP लिया था। ऐसा 6 बार साइकिल रन हुआ तब जाके एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तुमको बन के मिलता है। इतना क्लियर है क्या? कोई टॉपिक में इसमें डाउट है कि ये केल्विन साइकिल रन किधर हुआ? कोई तुमको पूछेगा तो क्या बोलोगे? स्ट्रोमा पे रन। स्ट्रोमा कहाँ पे प्रेजेंट है? बोले तो स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स होता है। इतना क्लियर है क्या? पक्का? इसमें और भी कुछ डाउट है तुमको?